कैसे हो दोस्तों। तो आई होप कि भाई तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपनी, और रेगुलर क्लासेस तुम देख रहे हो। सारी की सारी जो सीक्वेंस से क्लासेस अपलोड हो रही हैं बेसिक मैथ्स की सारी क्लासेस तुम देख रहे होगे और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होगे सही तरीके से। आज हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स में, अगर स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन की बात करूँ तो 4th नंबर का लेक्चर है। 4 लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने उसका एप्लीकेशन जो पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में एप्लीकेशन जो एरिया अंडर द कर्व होता है, किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया या वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया, ये सब पढ़ा था हमने। और उसके बाद में अगर देखें तो थर्ड लेक्चर में हमने डिफरेंट शेप्स, यानी कि स्फेयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सिलेंडर हो गया, और जो तुम्हारा कौन हो गया, इन सब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखे थे। आज का जो लेक्चर है इसमें ये जैसा पिछला लेक्चर गया था उसी तरीके का लेक्चर है। इसमें भी हम डिफरेंट शेप्स के अंदर अलग अलग टाइप की मास डेंसिटी के हिसाब से उन ऑब्जेक्ट्स का मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, और आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम उसी टाइप के क्वेश्चंस पहले कर ले रहे हैं जो हमें बाद में करने हैं। तो वहाँ पे जब हम दोबारा करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम तुरंत से फटाक से उसका एक्सप्रेशन लिख के इंटीग्रेट वगैरह करके सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो भाई अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी क्लासेस तुम पूरा सिलेबस 11th 12th का पूरा फिजिकल सिलेबस चैप्टर वाइज यहाँ पे अपलोड होता रहेगा, और तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो। प्रॉपर जी एडवांस लेवल तक का कंटेंट जाएगा, है ना। बेसिक मैथ्स में पीछे के लेक्चर देख करके और या फिर ये लेक्चर देख के तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट हो तो मैं क्लासेस से रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, नीट जेई किसी भी टाइप की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और अगर नए हो तो चैनल पे, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के चैनल पे सारी क्लासेस की अपडेट्स, और ये क्लास में भी मैं पढ़ाऊंगा इसके नोट्स वगैरह सारे वहीं पे अपलोड होंगे, तो वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे डाउट सेशन भी होता है जो कि मैं खुद पर्सनली लेता हूँ, माफियाज डाउट ग्रुप करके है। उस ग्रुप के अंदर डेली 10:30 PM पे मैं डाउट सेशन लेता हूँ, खुद लाइव डाउट सेशन लेता हूँ। बच्चे डायरेक्ट मुझसे डिस्कशन करते हैं, या फिर जो डाउट भेजते हैं उनका ऑडियो सोल्यूशन या रिटर्न सोल्यूशन में भेज देता हूँ। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की और ये डाउट ग्रुप की लिंक है वो तुम्हें मिल जाएंगे। अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज अपन, है ना। जो अपना 4th लेक्चर है, और एक तरीके से इंटीग्रेशन का फाइनल लेक्चर ही है। स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन पे यही लास्ट पार्ट है जो मैक्सिमम तुम्हें करवाऊंगा, और इससे ज़्यादा करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। पहला जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा हमने डिफरेंट शेप एंड साइजेस का एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना। अब हम पढ़ेंगे, अगर वो एरिया और वॉल्यूम हमें पता है तो उसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस मास की कैलकुलेशन कैसे करें, आज की क्लास में वो करेंगे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी के तो फिर भी तुम यूनिटरी मेथड से कर लेते हो, वेरिएबल डेंसिटी में कैसे मास कैलकुलेट करेंगे, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वो भी इंटीग्रेशन से होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ें हम डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे, और उनमें हर जगह इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। काइनेमेटिक्स में जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका जो भी पाथ होगा उसकी पाथ की लेंथ निकालने के लिए, अब तुम लग रहा होगा कि पाथ की लेंथ हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा करके, नहीं, पाथ की लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये लेंथ पाथ की लेंथ होती है। समझ में आ गई बात। अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करना चाहूँ, कोई पार्टिकल ए से बी पे गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट तो तुम फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट पाथ की लेंथ ये कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है। काइनेमेटिक्स में इसका एप्लीकेशन हम सीखेंगे। तो ये एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक जो मेन एप्लीकेशन है अगर वो सीख गए तो सभी टाइप के एप्लीकेशन तुम वैसे ही सीख जाओगे। वो पहला है वेरिएबल मास डेंसिटीज दे रखी हो या फिर यूनिफॉर्म मास डेंसिटीज दे रखी हो, तो हम ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट का मास निकालना हो या फिर टोटल मास निकालना हो डेंसिटी के साथ में, वो सब हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ टोटल मास ऑफ वेरिएबल मास डेंसिटी पढ़ना है तो हम मास डेंसिटीज को समझते हैं कि मास कैसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड समझा जा सकता है।
मास डिस्ट्रीब्यूशन मेनली सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो बिल्कुल फंडामेंटली अगर हम बात करें तो सबसे छोटा पार्टिकल एक पॉइंट मास हो सकता है। समझ में आई क्या बात? सबसे छोटा पार्टिकल जो मास का हो सकता है वो एक पॉइंट मास हो सकता है, और ये पॉइंट मास अलग अलग जगह पर रखे हो सकते हैं, और इन पॉइंट मास से मिलकर के ही सारी ऑब्जेक्ट बने होते हैं। छोटे हर एक क्यूब के अंदर ले लो, क्यूबॉइड के अंदर ले लो, स्फीयर के अंदर ले लो, रोड के अंदर ले लो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं। तो सबसे फंडामेंटल जो पार्टिकल हो जाएगा, सबसे फंडामेंटल एलिमेंट मैं समझूं एक तरीके से, वो तो पॉइंट मास हो जाएगा। पॉइंट मास मतलब कि अगर मैं बोलूं तो टाइनी मास पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट साइज के टाइनी मास पार्टिकल्स, उनको हम बोलेंगे पॉइंट मासेस। और इन्हीं पॉइंट मासेस के अरेंजमेंट से हम अलग अलग टाइप के डिफरेंट ओरिएंटेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करूं पॉइंट मासेस के बाद में, इसमें तो कुछ नहीं है, पॉइंट मासेस जो होंगे वो पॉइंट साइज के मासेस अलग अलग जगह रखे होंगे, उनको पॉइंट मासेस बोलेंगे। इन पॉइंट मासेस के अरेंजमेंट के हिसाब से बहुत सारे टाइप के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ये जो पॉइंट मासेस हैं अगर मैं इनको एक लाइन में अरेंज कर दूं, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इन पॉइंट मासेस को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं एक लाइन के अलोंग, तो वो एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है मास का। जैसे कि मैं ये छोटे छोटे पॉइंट मासेस थे, एक के बाद एक इनको रखता गया, और इनको ज्वाइन करने पर एक ये रोड सी बन गई, ठीक है ना। अगर मैं पॉइंट मासेस को एक लाइन में रखता जाऊं तो ये एक रोड सी बन जाएगी। ये पॉइंट मास स्फेरिकल हो जरूरी नहीं है, छोटा सा स्क्वायर हो सकता है, छोटा सा क्यूब, रेक्टेंगल, वो स्क्वायर नहीं, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, बहुत छोटा टाइनी पार्टिकल है ये। तो उनसे मिलकर के एक रोड बनेगी, एक वायर बनेगा। समझ में आ गई ये बात? रोड बोलो या फिर वायर, वायर सिलेंड्रिकल होगा। रोड को तुम जनरली रेक्टेंगल से समझते हो, बट उस शेप से रोड और वायर का कोई लेना देना नहीं है। रोड यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, वो चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, या फिर क्यूबॉइड के टाइप की रोड हो, कैसी भी हो, लेकिन लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा वायर फ्रेम जो होती हैं, वायर की फ्रेम जो है हम रेक्टेंगल में बना दें, चाहे उसमें स्क्वायर में बना दें, और जो लाइन वायर्ड फ्रेम होगी रिंग टाइप की बना दें हम। तो वायर्ड फ्रेम जो होती हैं जिसमें लाइन के लॉन्ग मासेज हों, और उनसे हम अलग अलग फ्रेम बना दें, 2D फ्रेम्स या 3D फ्रेम्स जैसी बना दें, यानी कि बाउंड्री के अलॉन्ग ही तुम्हारे, लाइन के अलॉन्ग ही तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। रिंग का एक छोटा सा पार्ट हो, एक आर्क हो, उसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो एक के बाद एक मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 1 बाई 1, ये ऐसे इस तरीके से। तो ये मासेज लाइन में लगे हुए मासेज हैं, एक के बाद एक एडजस्ट करे हुए पॉइंट मासेज, जिसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहा जाता है। समझ में आ गई क्या बात? अब अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं बात धीरे से, मतलब कि सही तरीके से समझूं, तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट मासेज जॉइंट, या फिर बोलूं अरेंज्ड अलोंग स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। अगर छोटे छोटे पॉइंट मासेस को एक सीधी लाइन में या फिर कर्व्ड लाइन में मैं अगर अरेंज कर देता हूं, तो वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है क्या? अब ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मासेज में, तो जो पॉइंट होगा उसका मास जो भी है, एम मास कितने पॉइंट पार्टिकल्स हैं वो सब है। लेकिन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में बोल दूं कि रोड का मास एम है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एलिमेंट, मतलब बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, इन सभी का मासेज मिल मिल के और टोटल मास एम रोड का इन्होंने बनाया है। यही है ना? तो इसको सबसे पहले ब्रेक करना सीखें, लाइन मास को छोटे छोटे मास में ब्रेक करना सीखें। तो जैसे मान लो मैंने ये रोड उठा ली, ठीक है, इस रोड में बात करता हूं मैं, यहां पे मुझे जैसे दिख रहा है कि छोटे छोटे पॉइंट मासेज से मिलकर के ये रोड बनी हुई है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे मासेज अगर मैं बनाना चाहूँ, कि मैं बोल दूं कि ये यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया मैंने छोटा सा लेंथ का, टाइनी सा, ठीक है। सिमिलरली मैं कहीं और भी ले सकता हूँ, कितने भी छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल, एक एलिमेंट ले लिया, ये बोल दिया मैंने, ये जो विड्थ है ये dx है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो विड्थ है ये dx है। ये लेंथ, मतलब छोटी सी जो लेंथ है ना इस एलिमेंट में, ये छोटी सी रोड बनी, इस छोटी सी रोड की ये वाली लेंथ dl हमने मान ली, dx हमने मान ली है। और मान लिया कि इस dx लेंथ में छोटा सा एलिमेंट आएगा, ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स है मान लो, इनमें मासेज मान लो dm आ गए, तो इन dm से बनी हुई रोड मान सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे dm अगर मैं सीरीज में अरेंज कर दूँ, अगर बहुत सारे dm मैं अगर यहाँ पे ऐसे अरेंज करता जाऊँ, यहाँ पे लगा दूँ, फिर अगला यहाँ पे लगा, फिर अगला ये है ही, फिर उससे अगला ऐसे, और ये लाइन टू लाइन छोटे छोटे मासेज को अगर मैं अरेंज कर दूँ, तो ये पूरी रोड बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे dm मासेज में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूँ,
तो पूरी रोड जो मान लो कि m मास की है और इसका टोटल लेंथ l है, और मास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं सबसे सिंपल देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन मास का यूनिफॉर्म है, यानी कि एक रोड की तरह है, यूनिफॉर्म रोड की तरह। तो अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखेंगे मास इन लेंथ l, लेंथ l के अंदर जो मास है मान लो टोटल मास m है इस रोड का, तो जो मास इन यूनिट लेंथ अगर मैं बात करूं, एक यूनिट लेंथ में जो मास आएगा वो m अपॉन में l हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। कुछ गलत थोड़ी है भाई, टोटल l लेंथ में m मास है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही है, हर एक मीटर में जो मास है, हर एक मीटर में जो मास है वो सेम ही है, उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जो m/l लिखा, ये m/l जो बनेगा इसी को हम बोलते हैं लैम्डा, और इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को हम बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी। इसकी यूनिट अगर हम देखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर जैसी इसकी यूनिट होगी, मास अपॉन में लेंथ जैसी इसकी यूनिट होगी। तो यूनिट लेंथ में जो मास होगा m/l, मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसी तरीके से अगर मुझे बोल दिया जाए कि भाई इसके हर एक मीटर में इतना मास है, तो dx मीटर में ये dm मास कितना होगा, तो हर एक मीटर का मुझे मास पता है, तो dx लेंथ में कितना मास है मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। भाई हर एक, अगर मान लो 5 पेन है तुम्हारे पास में, और टोटल प्राइस मैं बोलता कि 5 पेन है और टोटल प्राइस 25 रुपीज़ है, तो एक पेन की प्राइस अगर तुमने निकाल ली 25 अपॉन में 5, यानी कि 5 रुपीज़ एक पेन की प्राइस निकाल ली, तो अब तुम चाहे 2 पेन की प्राइस निकालो चाहे 3 पेन की प्राइस निकालो, एक पेन की प्राइस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की प्राइस आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की प्राइस आ जाएगी। वैसा ही है, अब तुमने 1 मीटर लेंथ में अगर मास निकाल लिया है, 1 मीटर लेंथ में अगर तुमने मास निकाल लिया है ये वाला, तो फिर अब तुम किसी भी लेंथ में निकालो, 1 मीटर का पता है तो जितनी भी लेंथ में निकाला उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी हमने माना है कि किसी भी लेंथ में मास का जो, किसी भी 1 यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो सेम ही होगा। तो अगर मैं पूछूं कि मास इन dx लेंथ एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलेंगे, छोटे से dx लेंथ के एलिमेंट में जो मास आएगा dm, जिसको हम dm बोल रहे हैं, उसको क्या लिख सकते हूँ, m/l इंटू dx बोल सकता हूँ, या फिर m/l को बोलो लैम्डा इंटू उसकी लेंथ एलिमेंट की dx। इस तरीके से ये मास को लिखा जा सकता है। समझ में आई क्या यार, कोई समस्या नहीं है ना इसमें। m/l इंटू dx कर दूंगा तो dx लेंथ का मास आ जाएगा, जिसको हमने dm बोल रखा है, और m/l को मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा m/l के बराबर ही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक मीटर में। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फॉर वेरिएबल मास डेंसिटी, अगर मैं बात करूं, इसको ऊपर रख देते हैं तो थोड़ा सा अपने पास स्पेस बनेगा। वेरिएबल मास डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूं, और वेरिएबल मास डेंसिटी कौन सी, लीनियर वाली जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे मास ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे कम हो, फिर बढ़ता हो, फिर बढ़ता हो, तो वेरिएबल मास हो। जैसे कि बेसबॉल का डंडा, ये कुछ ऐसा होता है ना, बेसबॉल का जो डंडा होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो उसकी लेंथ के अगर अलोंग अगर मैं देखूं तो ये हैवी एंड होता है, ये एंड हैवी होता है, और ये लाइट एंड होता है। तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ देखूंगा मैं, लेंथ के अलोंग इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इधर कम है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा ही है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही है। उस सिनेरियो में क्या होगा, तो वो m/l बन गया, जो तुम्हारा यूनिट लेंथ का मास था या फिर लीनियर मास डेंसिटी, उसमें m/l बन गया, और dm बन गया m/l इंटू dx, छोटे से एलिमेंट का। लेकिन वेरिएबल मास होगा, तो वेरिएबल मास में अगर मैं वेरिएबल मास की डेंसिटी लिखना चाहूँगा लैम्डा, तो लैम्डा को मैं टोटल m/l के बराबर नहीं लिख सकता, क्योंकि हर जगह 1 मीटर में लेंथ में मास जो है वो समान नहीं है हर बार। यहाँ पे कि 1 मीटर में अलग मास होगा, तो यहाँ के 1 मीटर में अलग मास होगा। इस वजह से मैं सीधा m/l करके यूनिट लेंथ का मास नहीं निकाल सकता। यहाँ पे हर छोटी लेंथ में जो मास है वो अलग है, सेम अगर मैं सेम लेंथ के छोटे छोटे एलिमेंट कर दूं तो हर एक एलिमेंट में छोटा मास जो है वो अलग है, इस जगह पे उस एलिमेंट में मास अलग है, इस जगह पे वो अलग है। इस वजह से हमें किसी जनरल पोजीशन पे जाकर के और एक जनरल एलिमेंट लेकर के उसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा डेंसिटी का, कि किस पोजीशन पे कितनी क्या है वो लीनियर मास डेंसिटी है। तो मान लो यहाँ से अगर मैं x पे आऊँ और इस dx एलिमेंट की बात करूँ कि इस dx एलिमेंट में
एक्स पे जाकर के जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, उसमें dm मास है, तो यहाँ की लीनियर डेंसिटी dm अपॉन में dx से लिखी जा सकती है। समझ में आ गई क्या बात? ये किसके लिए लिखी जाएगी? वेरिएबल डेंसिटीज के लिए। इसको यूनिफॉर्म डेंसिटीज के लिए भी लिख लो, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी में भी हर dx में तो मास सेम ही रहेगा, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ही नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल डेंसिटी हो तो स्पेसिफिकली इसी को यूज करना है, फिर तुम m/l को नहीं कर सकते। समझ में आ गई क्या यार? क्योंकि उसमें अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हर इक्वल लेंथ में मास इक्वल नहीं होगा, तो हम सीधा m/l करके नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? अगला अगर मैं देखूं कि मास अगर लेंथ के अलावा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया में कहाँ कहाँ होगा? जैसे 2D प्लेट्स होगी, है ना, डिस्क हो गई, होलो स्फीयर के सरफेस पे, होलो कोन के सरफेस पे, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो होलो ऑब्जेक्ट एक तरीके से, उसके सरफेस पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्यूब मान लो, होलो क्यूब है, सिर्फ उसके फेसेस हैं, जैसे तुम जिस रूम में बैठे होगे उस रूम में चारों तरफ दीवारें हैं, तो पूरा का पूरा मास दीवारों में है, चारों तरफ दीवारें, ऊपर छत में और नीचे फ्लोर के अंदर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर खाली हवा है, अगर तुम अंदर का सामान बाहर कर दो तो जिस चीज़ से ये बना हुआ है कमरा, उसमें सिर्फ दीवारों पे यानी कि सरफेस पे ही मास है। समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके के जो ज्योमेट्रीज होते हैं वो उसमें मास जो सरफेस पे होता है तो उसके लिए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस एरिया में होता है। 2D या फिर बोलें 2D ऑब्जेक्ट्स या फिर 3D में होलो ऑब्जेक्ट्स, इन सब में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस में होगा। इसको कैसे मान सकते हैं भाई? पॉइंट मासेज से मिलकर तो हर कोई बना है, तो पॉइंट मासेज में तो इसको ब्रेक कर ही सकते हैं कि मैं छोटे छोटे पॉइंट मासेज मान लूँ, छोटे छोटे पॉइंट मासेज मान लूँ, यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट मासेज में छोटे छोटे एरिया डीए में, इसके डीए एरिया में मान लो डीएम मास है, तो dm/da क्या बन जाएगा? इसका मास डेंसिटी बन जाएगा सरफेस का। बट ऐसे ऑब्जेक्ट जो 2D में फैले हुए हैं, इनमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना कोई अच्छी सोच नहीं होती, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन तुम्हें देखो, dm मास इस तरफ भी एक्सटेंडेड होंगे, dm मास इस तरफ भी फैले हुए होंगे और इस तरफ भी फैले हुए होंगे, तो तुम्हें इस तरफ भी इंटीग्रेट करके इस लेंथ के लॉन्ग मास निकालना पड़ेगा, फिर इस लेंथ का निकालने के बाद इधर इंटीग्रेट करके इस तरफ की लेंथ के लॉन्ग भी मास निकालना पड़ेगा, तब जाके पूरे एरिया का मास आएगा। तो समझदारी की बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम किसी एक लेंथ के अलॉन्ग वो मान लें एलिमेंट्स। अगर डेंसिटी एक्स और वाई दोनों में बदल रही है फिर तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। अगर डेंसिटी इधर भी बदल रही है और इधर भी बदल रही है तब तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। हम किसी जनरल एक्स पे जा करके एक ये ऐसे एलिमेंट लेंगे और फिर जनरल वाई पे जा करके और फिर ये एलिमेंट लेंगे और फिर इस छोटे से एलिमेंट की बात कर लेंगे। ये जो छोटा सा एलिमेंट बना, इस छोटे से एलिमेंट की बात करेंगे कि इसमें कितना डीएम है और इसका कितना एरिया है, dm/da। इसका हम क्या लिखेंगे बेटा? मास डेंसिटी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही साइड के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या तो डेंसिटी एक ही लाइन के एक ही साइड के अलोंग बदल रही हो या फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, तो फिर हम इसको स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं। वो ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा। इस प्लेट को हम बांट सकते हैं स्ट्रिप्स के अंदर, कि ये एक स्ट्रिप ली, ये एक स्ट्रिप ली, है ना। ये स्ट्रिप मान लो dx विड्थ की है और इसका जो एरिया है वो कुछ dA बनता है और इसका जो मास है वो कुछ dm है। ये निकाला जा सकता है। सिमिलरली उसी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर ये जो स्क्वायर है तो ये जो एलिमेंट मैं ले रहा हूं, इस एलिमेंट में मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप काट लेता हूँ, नीचे से ऊपर तक ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेता हूँ। अगर वाई में अगर वेरिएबल होगी डेंसिटी तो छोटी छोटी डेंसिटी के मतलब छोटे छोटे लेंथ के छोटी छोटी हाइट के मैं स्ट्रिप्स काट लेता हूँ जिनमें मैं डेंसिटी कॉन्स्टेंट मान सकूँ। तो इस तरीके से स्ट्रिप्स काट के और ये बनाया जा सकता है तुम्हारा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या प्लेट जो भी है। इसमें जो विड्थ होगी ये dx इस तरफ है, इस तरफ ये dx विड्थ होगी और इसका मान लो dm मास है और dA इसका एरिया है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन 2D ऑब्जेक्ट्स को कैन भी जनरली ऐसा ही होता है कि एक ही डायरेक्शन में डेंसिटी वेरिएबल होती है, अदरवाइज दोनों डायरेक्शन वेरिएबल होती है तो वो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है, जो कि सिलेबस का पार्ट भी नहीं है तो तुमसे पूछेगा भी नहीं। बट अगर हो तो भी हम एक आध सवाल कर लेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे फिजिक्स में, जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी तो हम एक आध क्वेश्चन इस टाइप के भी कर लेंगे। बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं कि जो बेसिक आइडिया है टोटल मासेस कैलकुलेट करने का वो क्या है। तो इसमें जैसे सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम एक ही साइड के लॉन्ग अगर डेंसिटी वेरिएबल माने तो हम बोल सकते हैं इसको कैन बी
कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ मैनी लीनियर मासेस और लीनियर मासेज अरेंज्ड अलोंग विड्थ। भाई लीनियर मासेज, ये लीनियर मासेज अगर ये लेंथ ले रहा हूं तो ये विड्थ बनेगी, तो इस विड्थ के अलोंग बहुत सारे लीनियर मासेज अरेंज्ड हों, या फिर अगर इसको लेंथ ले रहा हूं तो ये विड्थ बनेगी, फिर इस विड्थ के अलोंग ऐसे बहुत सारे लीनियर मासेज डिस्ट्रीब्यूटेड हों, ऐसा माना जा सकता है। या फिर और ऑफ पॉइंट मासेज अरेंज्ड इन ए सरफेस, किसी सरफेस में छोटे छोटे पॉइंट मासेज, जैसे यहाँ पे है ना, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मासेज जैसे इस तरफ और इस तरफ ऐसे अरेंज्ड हो, ये मैं मान सकता हूँ। दोनों ही तरीके से कर सकता हूँ, जहाँ जैसी जरूरत है कि जो जहाँ पे आसान लगेगा उस तरीके से करेंगे। डिस्क की बात करूंगा तो डिस्क में क्या होगा कि इसमें रेडियस के लॉन्ग जाऊँ तो हो सकता है भारी होती जाए, यानी कि मैं बताया था ना डिस्क कैसे बनती है कि छोटी रिंग उसके ऊपर बड़ी रिंग उसके ऊपर बड़ी रिंग, और वो बड़ी बड़ी रिंग जो है वो भारी करता जाऊँ, जो बाहर की रिंग है वो और भी ज़्यादा भारी, बाहर की रिंग और भी ज़्यादा भारी, इस तरीके से हो। या फिर अंदर वाली आऊँ तो भारी होता रहे, या फिर ऐसे घूमता रहूँ तो ये सेक्टर इधर की तरफ और ये सेक्टर जो है वो भारी होते रहें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो वो डेंसिटी कैसे वेरिएबल हो सकती है। होलो स्फीयर में सरफेस पे मास होगा, सरफेस की मास वो थीटा के साथ में बदल रहा हो, तो इस तरीके से इसमें हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। रेक्टेंगल में हम लीनियर एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है क्या। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है, तो फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के अंदर मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के अंदर मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए अगर मान लो मास ऑफ सरफेस या फिर लैमिना इन एरिया ए, एरिया ए में जो मास है वो m है, ऐसा बोल दिया तुम्हें कि एक लैमिना था, डिस्क थी, या फिर सरफेस जो होलोस्फीयर है वो था, उसके टोटल एरिया ए के अंदर m मास है। और अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक छोटे एरिया में मास इक्वल, हर एक छोटे इक्वल एरिया में मास इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि मास इन यूनिट एरिया वो लिखा जा सकता है m अपॉन में a, और ये जो m अपॉन में a बना, इसी को हम क्या लिखते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। क्या लिखते हैं बेटा, सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी क्यों, मास पर यूनिट एरिया ये डिफाइंड है, मास अपॉन में एरिया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बट ये तो तब होगा जब पूरे सरफेस ए में जो m मास है वो हर एक छोटे एलिमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन अगर कहीं पे भारी जो आ जाए, पैच आ जाए, कहीं पे हल्का पैच आ जाए, यानी कि कहीं पे ये वाली मान लो ये वाली स्ट्रिप भारी हो, ये वाली हल्की हो, इस तरीके में हम सीधा m/a करके टोटल मास बाई टोटल एरिया करके हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेट नहीं बना सकते इसको। फिर हम बनाएंगे वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अगर सीधा मास बाई एरिया करेंगे तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस मास का, लेकिन एग्जैक्ट वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हर जगह ऐसा नहीं होगा, वो बस एवरेज वैल्यू होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अगर मैं बोलूँ कि मास हम छोटे से एलिमेंट डी में कंसिडर करें, उसका मास dm अगर है, अगर मैं लिखूं मास इन एरिया डी एलिमेंट के अंदर जो मास dm बनेगा, अगर यूनिफॉर्म है तो टोटल मास बाई टोटल एरिया, पर यूनिट एरिया में मास आ गया। अब डी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं m/a को सिग्मा लिख दूं, सिग्मा इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये dm एलिमेंट का मास निकल के आ जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। समझ में आ गई क्या बात। अगर वेरिएबल डेंसिटी हुआ और वेरिएबल डेंसिटी में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे इस स्ट्रिप में एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी जनरल, अगर मास डेंसिटी विड्थ के अंदर या फिर लेंथ के लॉन्ग बदल रही है तो एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, और उस स्ट्रिप का जो मास है वो dm अगर है और उसका एरिया dA है, तो जो उस जगह पे उस लोकेशन पे जो सिग्मा डिफाइंड होगा उस लोकेशन का, वो dm अपॉन में dA बनेगा। समझ में आ गई क्या बात। ये वेरिएबल के लिए लगेगा, अगर यूनिफॉर्म है तो भी ये तो लग ही जाएगा, ये तो कहीं पे लगा लो, अगर यूनिफॉर्म है तो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, तो ये तो कहीं पे भी लग जाएगा, चाहे वेरिएबल हो चाहे यूनिफॉर्म हो, बट ये वाला तरीका सिर्फ यूनिफॉर्म डेंसिटी में ही लगेगा, ठीक है ना। अगर वेरिएबल होगा तो भी हर एक डी ए में तो dm सेम ही होगा,
यूनिफॉर्म होगा तो, वेरिएबल होगा तो अलग अलग होगा, तो यहाँ से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि अगर यूनिफॉर्म में डेंसिटी देखूँ तो यूनिफॉर्म के अंदर तुम m/a करो चाहे dm/da करो, एक ही बात है। बट यहाँ पे हम इसको वेरिएबल में m/a नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे अगर सेम बात करूँ मैं लीनियर वाले में, तो लीनियर वाले के अंदर यहाँ पे मैं सिग्मा को m/l या फिर dm/dl लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको m/l नहीं लिख सकता। वेरिएबल के समय dm/dx ही करा जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली हमने, लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो 3D में या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जैसे मान लो ये क्यूब है हमारे पास में, ठीक है। इस क्यूब के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्यूब किससे मिलके बना माना जा सकता है? बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बना माना जा सकता है। मैं ऐसा मान लूँ कि जो एलिमेंट है वो मैं क्यूब के टाइप के मान लेता हूँ कि ये क्यूब था और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब हैं। ठीक है, क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब हैं। इसका स्ट्रोक बदल लेते हैं, यानी कि हाँ ये दिखेगा क्या इसमें? ये बना लेते हैं स्ट्रोक। और जो अंदर का कलर है अनग्रुप करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अलग से ये एलिमेंट की तरह विजिबल हो जाए इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे क्यूब अगर मान लो एलिमेंट के छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ एक बड़ा क्यूब माना जा सकता है। किससे बना हुआ? छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ एक बड़ा क्यूब माना जा सकता है। और इन सब छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर डीएम मास, अगर इनका मान लो वॉल्यूम dv है और मास इनके अंदर dm है, तो मास डेंसिटी छोटे से क्यूब में कितनी हो जाएगी? मास डेंसिटी छोटे से क्यूब में वो बनेगी dm/dv। भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे छोटे से एलिमेंट का? इसका वॉल्यूम ही dv है और मास dm है, तो dm/dv इसके लिए डेंसिटी आ जाएगी। और क्योंकि ये छोटा, इतना सा छोटा वॉल्यूम है कि अगर पूरे क्यूब के अंदर अलग अलग जगह डेंसिटी अलग भी हुई तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर वो डेंसिटी उतनी की, मतलब कि इस छोटे से एलिमेंट में वो डेंसिटी को कांस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम कोई बहुत बड़ा नहीं लिया है जिसके अंदर हम अलग अलग पॉइंट्स हों। ये इतना छोटा वॉल्यूम है कि सारे पॉइंट्स आसपास के ही हैं, तो इसमें जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म मानी जा सकती है। समझ में आ गई क्या बात? अगर समझ में आ गई तो आगे चलो, इसको कैसे लिख सकते हैं इस डेंसिटी को? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम बात करेंगे, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने मान लिया कि जो टोटल मास है इन वॉल्यूम वी के अंदर टोटल मास अगर कैपिटल M है तो मास इन यूनिट वॉल्यूम m/v होता है। और इस m/v से जो रेशियो आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो बोलते हैं, और जिसका हम बचपन से पढ़ते आए हैं डेंसिटी के नाम से। सिंपल डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को ही बोलते हैं, तो वॉल्यूम डेंसिटी इसको बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि हर मीटर क्यूब में कितना है मास है वो हमें बताता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। क्लियर है? तो वेरिएबल मासेज जो हैं उनमें इस तरीके से मैं मास का डिस्ट्रीब्यूशन छोटे छोटे पॉइंट मासेज में मान सकता हूँ। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएम माना था, मास इन वॉल्यूम एलिमेंट डीवी मास का जो एलिमेंट, डीवी वॉल्यूम का जो छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे माना था, उस छोटे से एलिमेंट में अगर मैं मास लिखना चाहूँगा तो कितना लिखा जाएगा? वो डीएम लिखा जाएगा, और डीएम को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जाएगा। और क्योंकि यूनिफॉर्म था तो डेंसिटी को m/v भी लिखा जा सकता है इंटू छोटा सा वॉल्यूम dv। इस dv वॉल्यूम का मास भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई क्या यार? अगर इतना कर लिया तो अगर वेरिएबल डेंसिटी का हुआ कोई ऑब्जेक्ट और वेरिएबल मास डेंसिटी, कौन सी वाली? वॉल्यूमेट्रिक वाली, तो उस केस में जो डेंसिटी रो लिखी जाएगी वो dm/dv से ही लिखी जाएगी,
उसको m अपॉन में v नहीं लिख सकते। समझ में आई क्या बात? उसको m बाई वी नहीं लिख सकते, लिख के काट लेना, क्रॉस लगा लेना, नॉट इक्वल टू m बाई वी। वेरिएबल के समय हम उसको dm अपॉन में dv से करेंगे, छोटे से एलिमेंट में, क्योंकि छोटे से एलिमेंट में, छोटे से वॉल्यूम में हम सारे पॉइंट्स को एक साथ एक ही जगह पे मान सकते हैं। वो पॉइंट्स पे अलग अलग, वो उनकी लोकेशन नहीं बदल रही, एक तरीके से सारे लगभग एक ही लोकेशन पे हैं, तो वो डेंसिटी हर एक पॉइंट पे लगभग सेम सी रहेगी, ऐसा मान सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो रो को m बाई एल भी लिखा जा सकता है, या फिर एम बाई एल नहीं, m बाई वी, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, या फिर छोटे से एलिमेंट का मास बाई उसका वॉल्यूम, ऐसे लिखा जा सकता है। यूनिफॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में स्पेसिफिकली dm बाई डी वी लिखेंगे, उसमें टोटल m बाई वी नहीं लिखेंगे उसको। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसका एक समराइज रूप अगर मैं देखूं तुम्हारे लिए बना रखा है कि मास डेंसिटी 3 टाइप की होंगी। लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ के लिए डिफाइंड होगी। सरफेस मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया में डिफाइंड होगी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइंड होगी। एग्जाम्पल, लेंथ के अंदर रोड हो गया, रिंग हो गया, आर्क हो गया, वायर फ्रेम्स हो गई। इसके लिए लैम्डा जो लिखा जाएगा m बाई एल इक्वल टू डी एम बाई डी एल, या तो m बाई एल टोटल मास बाई टोटल लेंथ, या फिर छोटे से एलिमेंट का मास अपॉन में उसका लेंथ। तो ये तो m बाई एल जो लगेगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम सिर्फ डी एम बाई डी एल लिखेंगे, छोटे से एलिमेंट का मास डिवाइड बाई उसकी छोटी सी लेंथ। तो वो उस छोटे सी जगह पे उस पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या लीनियर डेंसिटी है वो बता देगा हमें। क्लियर है? दूसरा, सरफेस मास डेंसिटी कैसे हो सकती है? जो 2D लैमिना होते हैं, डिस्क होगी, प्लेट होगी, 2D लैमिना, होलो स्फीयर हो गया, होलो कोन हो गया, जिसके सरफेस पे मास है, उनके लिए हम ये डिफाइन करते हैं, उसको सिग्मा से लिखते हैं। ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये लिखा जाएगा सिग्मा से, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये लिखा जाएगा रो से। तो सिग्मा यानी कि सरफेस मास डेंसिटी m बाई एरिया या फिर डी एम बाई डी ए, ये यूनिफॉर्म के लिए लिखा जाएगा m बाई ए, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम छोटे से एलिमेंट, छोटे से एरिया में dm लिखेंगे, तो dm बाई डी ए उस पोजीशन का, जहाँ पे वो डी ए है, उस पोजीशन का सरफेस मास डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा और रो आएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जिसमें सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड कोन, या फिर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वॉल्यूम के अंदर पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस के अलावा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में हम उसको डेंसिटी m बाई वी या फिर डी एम बाई डी वी लिख सकते हैं। m बाई वी लिखेंगे स्पेसिफिकली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम उसको डी एम बाई डी वी भी ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड है। अब इन डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज में लेकर के हम अलग अलग शेप्स के अंदर वेरिएबल डेंसिटी मान के, और उनके अंदर वॉल्यूम या फिर उनके एरिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग लेंथ में मासेस कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये हम सीख गए तो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा कि जब तुम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर दोगे और जब वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें फटाक से वो चीज़ें हो जाएंगी और तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तुम बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे। समझ में आएगी बात? एग्जाम्पल से समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले लीनियर डेंसिटी करेंगे, फिर सरफेस डेंसिटी करेंगे, फिर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और हाँ, पहला स्टार्ट करते हैं रोड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी यानी कि एक ऐसी रोड है, ठीक है, एक ऐसी रोड है जिसका लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मास का यूनिफॉर्म माना जा सकता है। हर एक लेंथ के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा ही है, ऐसी रोड है कोई। ठीक है, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक छोटे लेंथ में मास जो है वो इक्वल है। लैम्डा को मैं टोटल m बाई टोटल l से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने बोला है कि ये जो रोड है, रोड ऑफ मास कैपिटल M और उसकी लेंथ है कैपिटल L, उसको यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। और बोला है कि लेंथ x एक एंड से, x इज कट फ्रॉम इट, एक एंड से x डिस्टेंस पे एक कट लगा दिया गया, तो x लेंथ की एक पार्ट बन गई, बाकी बची L माइनस x लेंथ की बच गई। अब बोला कि दोनों का कितना कितना मास होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। तो ऐसे तो बिल्कुल आसान से सवाल है यूनिटरी मेथड, लेकिन यही कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि इन्हीं की हेल्प से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसको कट करना है तो हम मान लेते हैं कि इस एंड से डिस्टेंस x पे मैंने जा करके कट लगा दिया, इस पे डिस्टेंस x पे जा करके मैंने यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, तो अब ये दो रोड बन गई। ये थोड़ा बराबर सा दिख रहा है तुम्हें, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने x को यहीं पे ले लिया, x बड़ा भी हो सकता था, L/2 से छोटा भी हो सकता था, हमने कोई जनरल x यहाँ पे मान लिया, x पे जाकर के कट कर लिया। अब दो रोड बनेंगी, एक तो इस लेंथ की, ठीक है ना, x लेंथ की, और दूसरी इस लेंथ की जो कि बची हुई है कितनी, L माइनस x लेंथ की।
किस लेंथ की, एल माइनस एक्स लेंथ की। अब देखो ये अगर एक्स लेंथ है तो ये बची हुई एल माइनस एक्स लेंथ है, इसका मास एम एक्स बोल देता हूं, तो इसका मास टोटल एम माइनस एम एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। एक्स लेंथ है, मास इसकी लेंथ एक्स है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि देखो एल लेंथ के अंदर यूनिटरी मेथड एम मास है, तो एक्स लेंथ में कितना मास होगा, एम बाई एल इंटू एक्स, और एक्स लेंथ का मास तो एम एक्स है, यानी कि एम एक्स को मैं सीधे लिख सकता हूं एम बाई एल इंटू एक्स। या फिर मैं वो कंसेप्ट लगाऊं लीनियर मास डेंसिटी का कि अगर मास एम लेंथ एल में डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं सीधा एम बाई एल को इसको किलोग्राम पर मीटर में इसका लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकता हूं कि यूनिट लेंथ में कितना मास है। देन मास इन लेंथ एल जो बनेगा एक्स लेंथ में जो मास बनेगा जिसको एम एक्स बोल रहे हैं, वो बन जाएगा लैम्डा इंटू उसकी लेंथ एक्स। भाई एक मीटर में इतना है, तो एक्स मीटर में कितना होगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एम एक्स, क्या बन जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, इतना मास बनेगा। समझ में आ गई क्या बात। एक्स लेंथ के एलिमेंट में या फिर एक्स लेंथ के पार्ट के अंदर जो मास बनेगा वो एम बाई एल इंटू एक्स बनेगा। दूसरी तरफ ये जो बचा हुआ मास है, इसको या तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि इसका जो एम डैश है, एम डैश बोल दूँ, टोटल मास अपॉन में एक्स लेंथ का मास, यानी कि एम माइनस एम बाई एल इंटू एक्स, एम एक्स अपन ने यही निकाला एक्स लेंथ के मास का, एक्स लेंथ की रोड का मास, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम कॉमन आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स अपॉन में एल, ये बच जाएगा, ये एम डैश बन गया। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए भी लगा देंगे भाई लेमडा एम बाई एल, यहाँ पे भी तो है, हर एक लेंथ में, हर एक यूनिट लेंथ में एम बाई एल मास तो है ही, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, देन मास इन, इसकी लेंथ कितनी है एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स में कितना मास होगा, लीनियर मास डेंसिटी को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस एम डैश को बोल देंगे कि लेमडा इंटू ये इसकी लेंथ कितनी है एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम डैश आ जाएगा, एम बन जाएगा एम बाई एल और एल माइनस एक्स, अब एल से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एम डैश आ जाएगा एम टाइम्स एल बाई एल, तो 1 माइनस एक्स बाई एल। समझ में आई क्या यार। इस तरीके से किसी भी लेंथ में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यूनिटरी मेथड से ही मैं किसी भी लेंथ में मास कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ लीनियर मास डेंसिटी का एम बाई एल करके। क्लियर है क्या यार, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले पार्ट में, अगर मैं जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार तुम समझो क्वेश्चन को कि एक रोड है और उस रोड के अंदर जो डेंसिटी है, उस रोड के अंदर जो डेंसिटी है वो एक्स के हिसाब से बदल रही है। किसी एक एंड से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक वो मेजर करा है, डिस्टेंस मेजर करा है, यानी कि अगर मैं यही रोड मान लूँ, यही रोड मान लूँ, तो यहाँ से किसी एक एंड से डिस्टेंस एक्स पर लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे जाता हूँ डिस्टेंस एक्स पे, तो यहाँ की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट एक्स है, ये बोल रखा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो तो तुम्हें जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रही बात, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद में छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट का लैम्डा निकाल लेंगे, ऊपर कैलकुलेट करा तो था, छोटे से एलिमेंट में डीएम डीएक्स लेंथ में डीएम मास निकाल करके डीएम बाई डीएल करा था, तो वो वहाँ का जिस जगह पे वो एलिमेंट लिया था उस जगह का लीनियर मास डेंसिटी बन गया था। तो इसमें किसी जनरल एक्स पे जो वो मास डेंसिटी दे रखी है वो एक्स के साथ बदल रही है और लैम्डा नॉट एक्स है। जैसे जैसे मैं राइट में जाता जाऊँगा, क्योंकि एक्स बढ़ता जाएगा तो मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि बेसबॉल के डंडे की तरह ही है, इधर से भारी होता जाएगा एक तरीके से। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा है, बट जरूरी नहीं है कि उसका शेप ऐसा बने। हो सकता है कि यहाँ की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ाता जाऊँ, वो डेंसिटी तो है कि सेम वॉल्यूम में यहाँ पे ज़्यादा मास है, तो वो डेंसिटी है एक तरीके से कि सेम वॉल्यूम में यहाँ पे ज़्यादा मास है, या फिर सेम छोटे लेंथ में उसको कंप्रेस करके यहाँ पे ज़्यादा मास इकट्ठा कर दिया सेम लेंथ में, इस लेंथ के कंपेरिजन में, यहाँ के इस पोजीशन के कंपेरिजन में, इस पोजीशन के कंपेरिजन में सेम लेंथ के अंदर इस जगह पे सेम लेंथ में मास यहाँ पे ज़्यादा है तो उधर मास डेंसिटी ज़्यादा है एक तरीके से। इस तरीके से वेरिएबल मास डेंसिटी है। अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पूरे मास का तो लैम्डा इंटू एल कर नहीं सकते, पूरे रोड का मास का टोटल मास को हम लैम्डा इंटू टोटल लेंथ एल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लैम्डा नॉट यूनिफॉर्म है, नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा तो है नहीं कि यूनिट लेंथ में मास पता है तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट लेंथ में क्या है कि छोटे से एलिमेंट के लिए वो डीएम बाई डीएल डिफाइंड है, वो लैम्डा नॉट एक्स है, या डीएम बाई डी एक्स समझ लो उस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इस छोटे से एलिमेंट में
इसका मान लो ये जो लेंथ है वो dx है और इसका मास है वो dm है। तो लैम्डा जो होता है वो छोटे से एलिमेंट में dm बाई dl होता है। तो dl को मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, x से लिखो, लेंथ को l से लिखो। तो छोटे से एलिमेंट का मास dm क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू dx, यही है। तो dm जो मास होगा वो उस जगह की डेंसिटी इंटू उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ वहां का, ये dm बन जाएगा। तो dm जो बनेगा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इस जगह पे लैम्डा नॉट x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। लैम्डा नोट तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन में सही से अगर मैं लिखूं इसको, इंटीग्रेशन में जब x की वैल्यू 0 है वहां से लेकर के x की वैल्यू l तक छोटे छोटे dm जो बनेंगे, उन dm का जो टोटल इंटीग्रेशन या समीशन होगा वो टोटल मास m बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में लैम्डा नोट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और वो लिमिट 0 से l, तो बन जाएगा लैम्डा नोट और ये बन जाएगा l स्क्वायर बाई 2। इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है कि लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। नीचे डिवाइड में 2 है, ऊपर लैम्डा नॉट एल है और एल भी है। यानी कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ, भाई एक रोड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, लेकिन उस एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई रोड के अंदर मास डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से बदल रही है, लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट एक्स के हिसाब से बदल रही है। तो अगर मैं एल लेंथ को कंसाइज कर दूं कि मैं एल लेंथ यहां तक जा रहा हूं, इस एल लेंथ में ये जो एरिया बनेगा किसका, लैम्डा वर्सेज एक्स ग्राफ का जो एरिया बनेगा, क्या लिख रहा हूं मैं, जो डीएम है उसको लैम्डा इंटू डी एक्स से तो लिखा और इस तरफ इंटीग्रेट करा, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ लैम्डा वर्सेज एक्स ग्राफ, वो भी तो टोटल मास ही देगा तुम्हें। लैम्डा वर्सेज एक्स ग्राफ का जो एरिया होगा, जिस भी लेंथ में निकालना है उस लेंथ में निकाल लो, उस लेंथ की रोड का मास आ जाएगा तुम्हारे पास में। समझ में आई क्या बात। इसका एरिया क्या बनेगा, देखो तुमने x की वैल्यू l के लिए निकाला है, तो x की वैल्यू l के लिए जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट l बनेगी। भाई इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0, यानी कि इस पोजीशन पे 0 डेंसिटी है, और l/2 रखूंगा तो लैम्डा नॉट l/2 यहाँ की डेंसिटी, l रख दूंगा तो लैम्डा नॉट इंटू l, इस एंड पे जो डेंसिटी है लीनियर मास डेंसिटी वो है। तो x की वैल्यू l पर वो जो है वो लैम्डा नॉट l है, तो ये हाइट जो है वो लैम्डा नॉट l बन जाएगी और ये बेस जो है वो l लेंथ का बन जाएगा। इसका जो एरिया बनेगा जो कि मास के बराबर होगा, ये वाला एरिया l लेंथ की रोड के मास के बराबर, वो हाफ इंटू बेस कितना है l और उसकी हाइट कितनी है लैम्डा नॉट l, इस ट्राइंगल की कितना बन जाएगा लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रही है क्या बात। ध्यान से देख लेना, ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है। हमने क्या देखा कि ये जो डीएम था वो लैम्डा डीएक्स बन रहा है, और डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास करने के लिए इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स बन रहा है, और इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स लैम्डा वर्सेज एक्स ग्राफ का एरिया होगा। तो हमने लैम्डा की जो एक्स के साथ में इक्वेशन दे रखी थी उसका ग्राफ बना लिया और उसका एरिया देख लिया, वो एरिया ही एल लेंथ में जो एरिया होगा वही एल लेंथ की रोड का मास होगा। समझ में आई क्या यार, क्लियर है चीजें, क्लियर है। तो देखो आगे चलो, रोड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी है, वेरिएबल डेंसिटी की रोड फिर से आ गई है, लेकिन इसमें डेंसिटी कुछ अलग फंक्शन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, किसी जगह एक्स पे। सेम वही काम करेंगे, एक बार सीख लिया वेरिएबल रोड के लिए, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लेंगे, उस डीएक्स लेंथ में डेंसिटी को यूनिफॉर्म माना जा सकता है क्योंकि उसमें एक्स नहीं बदल रहा है। एक्स डिस्टेंस पर जाकर के मैं ये जो डीएक्स का एलिमेंट ले रहा हूँ, इस डीएक्स एलिमेंट में मैं अगर पूरी रोड में लैम्डा इंटू एल नहीं लगा पा रहा, तो इस छोटी सी रोड में लैम्डा इंटू डीएक्स क्यों लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इस छोटी सी रोड के अंदर लेफ्ट वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में एक्स में ज्यादा फर्क है नहीं, तो जो वेरिएबल डेंसिटी है उसमें डेंसिटी में कोई खास फर्क आएगा नहीं। तो इस छोटे से लेंथ के लिए तो मैं उसको यूनिफॉर्म मान करके लैम्डा इंटू उसकी लेंथ डीएक्स करके इस छोटे से एलिमेंट का डीएम तो लिख ही सकता हूँ। फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एक्स के साथ बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, उसका जो भी फंक्शन गिवन है उसके हिसाब से। तो इसका जो डीएम मास बनेगा वो डीएम मास बनेगा यहाँ का एक्स पोजिशन का लैम्डा इंटू इसकी लेंथ डीएक्स। लैम्डा जो बनेगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स ये बनेगा। अब जो इंटीग्रेशन डीएम लिखूंगा वो लैम्डा एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बन रहा है 0 से एल तक। रोड की लेंथ अगर एल है तो जो कि दे रखा है एक्स की वैल्यू एल तक रोड है, यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मास निकल के आ जाएगा। लेकिन इस बार एरिया निकालना कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है,
क्योंकि ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पैराबोलिक एरिया वो बनेगा सरफेस, उसका एरिया निकालना भी नहीं आता है, तो फिर हम सीधा सीधा इंटीग्रेट ही कर लेंगे, है ना। अगर हमें कोई सीधी ज्योमेट्री दिख रही है, ट्राइंगल वगैरह दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तब तो हम एरिया से कर लेंगे जल्दी, वो जल्दी तरीका है करने का। और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर हम इंटीग्रेशन से ही करेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी का इंटीग्रेशन बी इंटू एक्स, और ये लिमिट जाएगी 0 से कैपिटल एल तक। तो जो टोटल मास बनेगा बेटा वो बन जाएगा कितना, ए एल क्यूब बाई 3 प्लस बी एल, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0, यानी कि जो टोटल मास निकल के आएगा बेटा वो बन जाएगा ए एल क्यूब बाई 3 प्लस में बी एल। ठीक है, ए एल क्यूब बाई 3 प्लस में बी एल, ये इसका मास निकल के आ जाएगा इस रोड का, जिसकी मास लीनियर मास डेंसिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, और एक्स एक एंड से मेजर करा हुआ है। क्लियर है, अच्छे से समझ लो और नोट करते हुए चलो, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो बैक करके देख लो उसको। अगला फिर से वही सवाल है, इसके इतने सवाल इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें एक रोड में एलिमेंट लेना आ जाए, फिर बाकी तो हम सिमेट्री ढूंढ लेंगे कि हर एक ज्योमेट्री में कैसे कैसे एलिमेंट लिए जाएंगे। ये एक रोड है, इस रोड में जो लैम्डा दे रखा है वो लैम्डा नॉट ई टू द पावर एक्स बाई एल दे रखा है, और इसका टोटल मास पूछा हुआ है। तो वही करेंगे एक्स पे जा करके, और मैं डी एक्स लेंथ का एलिमेंट ही ले लेता हूँ। इस डी एक्स लेंथ के एलिमेंट में मैं लैम्डा को नियरली यूनिफॉर्म मान करके इसका डी एम लिख सकता हूँ। इसकी जो विड्थ है ये डी एक्स है, तो इसका जो डी एम लिखा जाएगा वो इस जगह का लैम्डा इंटू इसकी विड्थ डी एक्स, और डी एम जो बनेगा वो लैम्डा नॉट ई टू द पावर एक्स बाई एल, ये तो लैम्डा है, और इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एम इक्वल टू लैम्डा नॉट तो बाहर आ गया, ई टू द पावर एक्स बाई एल डी एक्स, 0 से एल तक इंटीग्रेशन करेंगे, और इधर डी एम हर एक छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन, जो कि टोटल मास बन जाएगा। ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स बाई एल का जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया हम सीधे नहीं निकाल सकते, तो हम इंटीग्रेशन से ही करेंगे। तो लैम्डा नॉट इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, ना कि ये ऐसे कैसे रहेगा, इंटू जो सॉरी डिवाइड में क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट 1/l है, तो वो ए एक्स ई की पावर एक्स प्लस बी जैसे इंटीग्रेशन है, तो वो एक्स का कोफिशिएंट ए वो डिवाइड में आएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में एल अपॉन में 1/l, और ये लिमिट 0 से कैपिटल एल तक। तो ये जो m बन जाएगा ये l ऊपर आएगा लैम्डा नॉट l, और ई टू द पावर एक्स अपॉन में l ये बन जाएगा 0 से कैपिटल एल तक। तो टोटल मास जो बनेगा वो बन जाएगा लैम्डा नॉट l, और ई टू द पावर पहले l रखेंगे x की जगह, माइनस फिर लोअर लिमिट ई टू द पावर 0/l, ई टू द पावर 0/l तो ई टू द पावर 0 बन जाएगा, तो टोटल मास लैम्डा नॉट l टाइम्स ई टू द पावर l/l ई बनेगा, माइनस ई टू द पावर 0 1 बनेगा। समझ में आई क्या बात यार, कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, तुम छोटा सा एलिमेंट मानो, उस छोटे से एलिमेंट में dx लेंथ का एलिमेंट, उसमें dm लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो लेंथ के लॉन्ग, और इस तरीके से हम लीनियर मास ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनके अंदर हम मास निकाल सकते हैं। क्लियर है। दूसरा लीनियर का, इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है, यानी रिंग है, रिंग का टोटल मास m दे रखा है, इसकी रेडियस r दे रखी है, और बोला है कि इसके π/6 एंगल का एक जो आर्क बनेगा उसमें कितना मास होगा। क्या पूछा है सॉल्यूशन, अगर मैं बताऊं कि ये जो अगर मान लो यहाँ पे देख लें, ये आर्क बनेगा मान लो ऐसा, कितने एंगल का, π/6 होता है 30 डिग्री, π/6 एंगल का। तो हमें पता है कि जो 2π, सिंपल अगर मैं बात करना चाहूँ बिना किसी इंटीग्रेशन वगैरह को, वेरिएबल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एक छोटे एलिमेंट में जो मास होगा वो सेम होगा, हर एक छोटे एलिमेंट में मास जो होगा वो सेम होगा, सेम लेंथ के एलिमेंट्स में सेम मास होगा। तो मैं सीधा सीधा देखूँ कि 2π जो एंगल है, ये पूरा 2π एंगल, इसमें पूरी सर्कमफ्रेंस आ गई है, और इस 2π एंगल के अंदर टोटल मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो π/6 एंगल में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, m अपॉन में 2π, m अपॉन में 2π करते क्या आएगा कि यूनिट एंगल में कितना मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और यूनिट एंगल में पता लग गया तो π/6 एंगल में निकालने के लिए π/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा अगर मैं बोलूँ तो m अपॉन में 2π से 2π m/12। समझ में आ गई क्या बात, ये आंसर आएगा। ये सिंपल बेसिक आइडिया जो तुमने अभी तक बचपन से सीखा है उसके हिसाब से है। इसको थोड़ा एडवांस तरीके से हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर करना चाहें, या फिर इसको मेथड 2 लेंथ के हिसाब से भी कर सकते थे, कि जो टोटल 2πr लेंथ है उस 2πr लेंथ में m मास है, तो आर्क लेंथ π/6 रेडियन में, ये जो आर्क लेंथ है इस आर्क लेंथ में हमें क्या निकालना था,
मास निकालना था, तो ये लेंथ कितनी होगी, आर इंटू थीटा, थीटा रेडियन में, तो एल इंटू आर अपॉन में, सॉरी आर इंटू पाई अपॉन में 6, इतना आर्क लेंथ है। तो एम मास 2 पाई आर लेंथ में अगर एम मास है तो एल लेंथ में कितना होगा, एम अपॉन में 2 पाई आर टोटल इंटू ये एल लेंथ। तो ये जो मास एम बनेगा एम अपॉन में 2 पाई आर, और ये लेंथ कितनी है, पाई आर अपॉन में 6, पाई आर से पाई आर कट जाएगा और ये वापस से एम आ जाएगा, एम बाई 12। समझ में आ गई क्या यार? इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी तुम्हें हर एक तरीके से सोचना सिखा दूंगा, किस किस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो। अगला पार्ट अगर मैं देखूं, अगला पार्ट जो दे रखा है कि मेथड 3, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर वाले पे आ जाते हैं, जो फंडामेंटल तरीका है ना, फिजिक्स में जो करने वाला तरीका है, जो हमें यूज में लेना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पाई आर लेंथ में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा लिखा जा सकता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, जो कि होगी 2 पाई आर। और जो आर्क लेंथ जिसमें हमें मास निकालना है, वो आर्क लेंथ एल जो है वो आर इंटू थीटा, और थीटा पाई बाई 6, आर इंटू पाई बाई 6, इतनी लेंथ में मास निकालना है। तो अगर हमें आर्क लेंथ एल में मास निकालना है एल लेंथ में, तो हम लेमडा इंटू लेंथ एल कर देंगे। लेमडा कितना है, एम अपॉन में 2 पाई आर, इंटू लेंथ एल कितना है, पाई आर अपॉन में 6। लिखने का तरीका अलग अलग है, आंसर वही आएगा, अप्रोच भी एक तरीके से वही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी आंसर वही बनेगा हमेशा, m बाई 12। ठीक है यार, ध्यान से देख लो, आगे चलते हैं। अगला पार्ट दे रखा है, रिंग में जो डेंसिटी दे रखी है, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, वो e टू द पावर थीटा दे रखी है, कि जैसे जैसे तुम ये जीरो यहाँ से एंगल मेजर कर रखा है इस जीरो पे, तो e की पावर 0 यानी कि डेंसिटी 1 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे है, छोटी सी लेंथ में। फिर आगे जाऊंगा तो थीटा के हिसाब से वो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, थीटा जब तक बढ़ता रहेगा 2 पाई तक वो बढ़ती रहेगी। तो इस रिंग का टोटल मास कैलकुलेट करना है, इस रिंग का टोटल मास कैलकुलेट करना है। अब इसको मैं m बाई एल से टोटल मास डेंसिटी लिख ही नहीं सकता। समझ में आ गई क्या बात? टोटल मास डेंसिटी m बाई एल से अब मैं लिख ही नहीं सकता। अगर नहीं लिख सकता तो क्या करना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट का, छोटे से लेंथ का एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका डेंसिटी लिख करके फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डेंसिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर थीटा के हिसाब से इसका वो बदल रहा है मास, तो मैं थीटा पे जा करके और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इस डी थीटा लेंथ का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। इस डी थीटा लेंथ में ये जो आर्क बना छोटा सा, इस छोटे से आर्क को मैं सीधा आर्क लेंथ डीएल बोल दूं, इसको रेडियस इंटू डी थीटा से लिख सकता हूं। इसमें ये डी थीटा जो होगा वो रेडियन होगा, रेडियन में हमें रखना पड़ेगा कि आर्क लेंथ रेडियस इंटू थीटा में, थीटा रेडियन में होता है। तो ये डीएल लेंथ हो गया। इस डीएल लेंथ में जो मास एम आएगा, वो अगर यहाँ का लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है थीटा की पोजीशन पे, इंटू वहाँ की लोकेशन पे जो आर्क लेंथ लिया वो डीएल है, तो उस छोटे से एलिमेंट का मास डीएम निकल के आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? वैसे तो लैम्डा हर जगह अलग है, बट हम इसी थीटा का रख देंगे जिस जनरल थीटा पे, हम किसी जनरल थीटा पे बात कर ले रहे हैं, और फिर उसमें इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई में। तो ये जो डीएम बना लैम्डा एट थीटा, जो कि ई टू द पावर थीटा है, इंटू आर डी थीटा ये है। तो डीएम जो बनेगा, आर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन बचा। और इसको हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स, ऐसे जो लेंथ के लोग छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट जैसे जैसे आगे जाते होंगे वो भारी होते जाएंगे, क्योंकि थीटा बढ़ता जा रहा है, तो लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डीएम ऐड करता रहूंगा, तो टोटल मास एम आ जाएगा, जो कि आर ई टू द पावर थीटा का इंटीग्रेशन ई टू द पावर थीटा ही होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कुछ नहीं बदलेगा। और क्योंकि और कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा भी नहीं। लिमिट लगा देंगे इसकी थीटा की 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो जो टोटल मास आएगा आर टाइम्स ई टू द पावर 2 पाई माइनस ई टू द पावर लोअर लिमिट 0, और ई टू द पावर 0 होता है, तो ये जो टोटल मास बनेगा वो आर टाइम्स ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1, ये टोटल मास बनेगा। समझ में आ गई बात? आर टाइम्स ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1, इतना टोटल मास बनेगा। देख लो ध्यान से, समझ में आ गया है? तो फिर आगे चलते हैं। अगले वाले पार्ट में जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट साइन थीटा दे रखा है, और साइन थीटा का मोड। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर तुम थीटा मेजर कर रहे हो तो 0 से 180 में तो थीटा पॉजिटिव होगा, सॉरी थीटा के साथ में 0 से 180 डिग्री में तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसे आगे जाओगे तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मास नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो हमें एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखें कि मास कम से कम 0 हो जाए, लेकिन कम से कम नेगेटिव तो ना हो। तो पूरे में 0 से 2 पाई तक जो डेंसिटी दे रखी है एंगल थीटा पे, यहाँ से वो लैम्डा नॉट मोड ऑफ साइन थीटा दे रखी है। क्लियर है?
अगर वो उसका हमें टोटल मास निकालना है तो सेम वही अप्रोच जो हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में ली थी कि इसमें भी वेरिएबल डेंसिटी है, उसमें भी वेरिएबल डेंसिटी है, तो सेम अप्रोच लेंगे कि तुम किसी जनरल थीटा पे जाकर के पहला पार्ट अगर हम सोल्व करें जनरल एंगल थीटा पे जाकर के और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, थीटा में बदल रहा है तो छोटा उस डी थीटा का एलिमेंट लो, उसकी लेंथ आर डी थीटा लिखी जा सकती है, उसका मास डीएम जो लिखा जाएगा वो डीएम यहाँ का लैम्डा इंटू इसको ये थीटा ना लिखें, लैम्डा इंटू थीटा, सॉरी लैम्डा थीटा किसी थीटा का जो लैम्डा है वो इंटू इसकी आर्क लेंथ डीएल। तो ये जो डीएम बनेगा लैम्डा एट थीटा कितना है, लैम्डा नॉट मोड ऑफ साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात? इसको ये बन जाएगा डीएल, डीएल को रख देंगे आर इंटू डी थीटा। अब इसको डीएम करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि लैम्डा नॉट इंटू आर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा मोड ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये 0 से 2 पाई में करना है। तो या तो एक तरीके से समझ लो कि 0 से 2 पाई में मोड ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है, मेथड 1 आगे अप्रोच करने का, सीधा ग्राफ से एरिया निकालो ना। मैंने तो बताया था साइन थीटा का कोस थीटा के जो एरिया होते हैं वो तो तुम याद ही रख लो, वाई इक्वल टू साइन एक्स वाला। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगला पार्ट वो नीचे जाना था लेकिन मोड लगा दिया तो वो यहीं बन जाएगा वाई इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। तो ये वाला एरिया +2 होता है और मोड लगाने के बाद नीचे वाला भी +2 में ऊपर ही आ गया। एक्चुअल में होना क्या था, ये नीचे होना था, परंतु क्योंकि मोड लगा दिया तो साइन का जो नीचे वाला पार्ट था वो भी ऊपर आ गया। तो 0 से 2 पाई में जो यहाँ से 0 से 2 पाई करेंगे इसमें 0 से पाई और पाई से 2 पाई के दो एरिया इंक्लूडेड होंगे, और ये दोनों एरिया 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई के जो दोनों एरिया हैं आधे आधे साइकिल, इनका 2 + 2 टोटल एरिया 4 बन जाएगा। तो जो मोड ऑफ साइन एक्स है उसका 0 से 2 पाई में जो साइन एक्स साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन आना था साइन थीटा का थीटा के साथ में जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया वो 4 बनेगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं सीधे लिखना चाहूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं सीधे लिखना चाहूँ नीचे वाले बने हुए ग्राफ से, तो वो क्या लिख सकता हूँ, पूरी 4 के बराबर। क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये वैल्यू 4 के बराबर। तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ मैं आंसर, टोटल एम जो आएगा वो लैम्डा नॉट आर इंटू ये वैल्यू 4, तो टोटल मास आ जाएगा 4 लैम्डा नॉट आर। कोई समस्या ही नहीं है, नहीं है ना? ये इसीलिए बोलता हूँ कि पीछे की चीज़ें याद रहेंगी तो तुम्हें आगे चीज़ें कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज तुम क्या करते, साइन थीटा का लिमिट्स ब्रेक करते, क्योंकि साइन थीटा 0 से पाई में तो पॉजिटिव है। अगर मैं तुम्हें दूसरे मेथड से करके दिखाऊं जो कि लेंथी मेथड है और बेसिक तो वही है, लेकिन अगर हमें बीच में रिजल्ट याद होंगे तो हम उसको क्वेश्चंस को जल्दी से अप्रोच कर पाएंगे। मेथड 2 क्या है, यहाँ पर रख लेते हैं इसको। मेथड 2 ये था कि जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर करो। हमें ये पता है कि ये जो लिमिट है 0 से 2 पाई है, तो इसको 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसमें साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो इसमें मोड ऑफ साइन थीटा को हमें माइनस का साइन थीटा लिखना पड़ेगा, और जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा का मोड साइन थीटा ही रहेगा। मोड ऑफ एक्स जो होता है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो एक्स ही बन जाता है, और एक्स अगर नेगेटिव है तो मोड यानी इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो उसका मोड प्लस में आएगा। तो जब जहाँ पे वो नेगेटिव है वहाँ पे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, सॉरी नेगेटिव है उसकी वैल्यू, वहाँ पे एक माइनस हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ताकि फाइनल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निकल के आए। अब इसमें जो टोटल मास m है लैम्डा नॉट r, ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई में और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन थीटा डी थीटा पाई से 2 पाई में। इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे लैम्डा नॉट r 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में, तो वो ये वैल्यू तो 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये वैल्यू तो 2 बन जाएगी और ये वैल्यू भी 2 बन जाएगी, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ नीचे आएगा और माइनस साइन थीटा का ऊपर आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वही बनेगा 2 और 2। तो आंसर वही फाइनली बनना है 4 लैम्डा नॉट r। इतना तुम कर लेना। अब मैं जितना मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया उसके हिसाब से मैं तुम्हें इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूँ कि अब ये इंटीग्रेशन तो तुम सोल्व कर ही सकते हो। कोस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस का साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस, तो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे तो माइनस कोस लिखा जाएगा और माइनस साइन का इंटीग्रेशन सीधा कोस लिखा जाएगा, और उसकी लिमिट यहाँ पे पाई से 2 पाई, यहाँ पे 0 से पाई, अपने आप ये वैल्यू 2 और 2 निकल के आ जाएंगी। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो बोल रहा है कि रिंग है, सॉरी इसी में शायद 2 पार्ट थे, इसका सेकंड पार्ट जो था, इसका सेकंड पार्ट अच्छा 0 से 180 डिग्री में अगर वो रिंग सेमी सर्कल बनाए, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ 0 to 180, तो 0 से 180 में तो कोई चक्कर ही नहीं है। 0 से 180 में तो साइन थीटा वैसे ही पॉजिटिव है,
तो जो फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा और जो डायग्राम बनेगा, रिंग तो इतनी बची हुई रहेगी, ध्यान से देखो, रिंग तो सिर्फ इतनी आधी बची हुई रहेगी। इस रिंग का टोटल मास निकालना है हमें। ये m तो हमें कैलकुलेट ही करना था, ये m नहीं है, ये तो m तो हमें कैलकुलेट करना ही था, या फिर लिखा है तो ऐसे लिख दो कि ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, 0 से 180 डिग्री में 0 to 180 डिग्री साइन थीटा पॉजिटिव ही रहता है, तो मोड ऑफ साइन थीटा ही रहेगा। या फिर मैं ऐसे बात करूं कि ये जो dm का लिख करके जो एक्सप्रेशन बना था, ये तो किसी भी थीटा में लिखा जा सकता था ना, ये तो किसी भी थीटा के लिए लिखा जा सकता था। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, सेम वही तरीका, वही अप्रोच, थीटा बजा के डी थीटा का एलिमेंट, और फिर इसकी जो लिमिट लगाई है हमने वो 0 से 2 पाई ना लगा करके, अगर मैं 0 से पाई लगा देता, 2 पाई के बजाय पाई लगा देता, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता, ये 2 बन जाता। भाई यही तो बनता साइन का आधा ग्राफ, 0 से पाई, इधर साइन थीटा इधर थीटा, तो ये एरिया कितना बनता 2, तो इसका एरिया इंटीग्रेशन 2 बनता, और ये बन जाता m 2 लैम्डा नोट r, क्या बनता आधा मास 2 लैम्डा नोट r। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगली बारी में जो दे रखा है वो थीटा वर्टिकल से दे रखा है कि यहाँ से थीटा है और यहाँ से थीटा है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जाने पर, यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा नोट कोस थीटा, आगे चलता जाऊंगा तो बदलता जाएगा, इधर जाऊंगा तो भी बदलता जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का टोटल मास बताओ, इसका टोटल मास बताओ। क्या करेंगे, वही करेंगे, हमें तो एलिमेंट, क्योंकि इसमें तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लीनियर एलिमेंट ही लेंगे। थीटा पे जाने के बाद, थीटा के साथ में अगर डेंसिटी बदल रही है तो थीटा पे जा करके मैं डी थीटा का एक एलिमेंट ले लूंगा। जिस भी फंक्शन में वेरिएबल होता है उसी फंक्शन में जाकर के उसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। थीटा के साथ बदल रहा है तो थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट में जो डीएम बनेगा वो इसका लैम्डा इंटू डीएल बन जाएगा, और लैम्डा इंटू डीएल को आर डी थीटा लिखा जा सकता है। यही करते आ रहे हैं। तो डीएम इक्वल टू लैम्डा यहाँ का कितना है, लैम्डा नोट कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद में लैम्डा नोट कोस थीटा डेंसिटी है, ये लैम्डा नोट कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये डीएम बनेगा। इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये टोटल इंटीग्रेशन डीएम का तो एम बन जाएगा इक्वल टू लैम्डा नोट आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। अब कोस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, क्योंकि यहाँ से एंगल थीटा मेजर कर रहे हैं हम, तो इसके पीछे नेगेटिव और आगे पॉजिटिव। यहाँ पे 0 है, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करें, यहाँ पे 0 डिग्री लिया या फिर 0 रेडियन लिया, तो इसके पीछे -π/2 आगे +π/2, -π/2 से +π/2। या तो इसको इंटीग्रेट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, उसमें लिमिट रखो -π/2 से π/2, या फिर कोस का ग्राफ याद करो, सीधे ही करना है तो कोस का अगर तुम ग्राफ याद करोगे तो -π/2 से +π/2 में ऐसा बनता है, -π/2 से +π/2 में ऐसा बनता है, साइन का जैसा, साइन का जो एक लूप बनता है वैसा। और इसका इधर के आधे का और इधर के आधे का पॉजिटिव एरिया है, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा टोटल, ये टोटल एरिया क्या बन जाएगा 2। तो -π/2 से +π/2 में कोस जो बनेगा उसका इंटीग्रेशन 2 बन जाएगा, उसका एरिया 2 बनेगा। तो जो टोटल मास लिखा जाएगा वो यहाँ पे भी 2 बन जाएगा, तो 2 लैम्डा नोट आर के बराबर लिखा जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 के बराबर निकलेगा। समझ में आई गया यार? इस तरीके से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन से निपटा सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो, है ना। अगला फिर से एक एग्जाम्पल आ गया है डिस्क का। यूनिफॉर्म जो तुम्हारी डिस्क है उसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, और उसमें मास जो बदल रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो पर यूनिट एरिया में मास हर जगह सेम ही है उसमें। अगर वो सेम ही है तो उसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो मैं छोटा सा सेक्टर काट लूँ थीटा एंगल का, इस रोड में, इसमें अगर मैं यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो सीधे सीधे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका सोल्यूशन करना चाहूँ, अगर टोटल मास m है और एरिया इसका पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, तो इसका सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो इसका सिग्मा लिखा जा सकता है टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये बन जाएगा m/a, यानी कि टोटल मास अपॉन में एरिया बन जाएगा पाई R स्क्वायर। अगर ये पाई, ये अगर तुम्हारे पास सिग्मा आ गया तो किसी भी एरिया से मल्टीप्लाई करके उस एरिया का मास निकाला जा सकता है। अभी बोल रहा है कि एक जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में एक सेक्टर है जो एंगल थीटा सबटेंड करता है, ये एंगल थीटा, तो इसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले मैं ये एरिया देखूं कि 2 पाई एंगल के अंदर, 2 पाई एंगल के अंदर जो एरिया बनता है वो पाई R स्क्वायर बनता है, तो थीटा एंगल के अंदर कितना बनेगा, पाई R स्क्वायर अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा। तो जो एरिया होगा किसी थीटा एंगल के सेक्टर का वो हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा होता है, ये ध्यान रखना, हाफ R स्क्वायर इंटू थीटा किसी भी
छोटे एंगल थीटा के सेक्टर जो कि रेडियस आर का सेक्टर है और एंगल सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो उसका जो एरिया ए बनेगा वो एरिया ए थीटा, थीटा एंगल का एरिया वो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा बनेगा। तो अगर थीटा एरिया में मास चाहिए हमें, तो सरफेस मास डेंसिटी इंटू उसका एंगल, उसका एरिया थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं। सरफेस मास डेंसिटी है एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू ये हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, इसका जो एरिया है। इसको अगर मैं देखूंगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और थीटा के अंदर ही फॉर्मेट में आंसर निकालना है, तो ये बन जाएगा बेटा एम थीटा, थीटा उसमें रेडियस में जो थीटा एंगल में जो सेक्टर में जो मास बनेगा वो एम इंटू थीटा अपॉन में 2 पाई। या फिर मैं ऐसा बोल सकता था कि इसमें वैसे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ही ना, तो 2 पाई एंगल के अंदर अगर एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थीटा एंगल के सेक्टर में एम अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा, ये सीधा भी लिखा जा सकता था मेथड 2। भाई 2 पाई एंगल का जो वो बनेगा पूरा सेक्टर डिस्क, उसमें अगर एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो थीटा वाले में इसमें कितना होगा, यूनिटरी मेथड की उससे निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा एंगल में, थीटा एंगल का 2 पाई एंगल के जो सेक्टर में अगर एम है तो थीटा एंगल के सेक्टर में एम अपॉन में 2 पाई इंटू थीटा बनेगा, यूनिटरी मेथड से भी निकाला जा सकता है। ये फर्स्ट पार्ट था उसका। सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा है, सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है कि हाँ माइंड नहीं मास, क्या लिखा है, मास ऑफ ए स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर ए आर। एक डिस्क है उसका डायमीटर आर है और वो इस तरीके से है कि कट फ्रॉम द डिस्क, ये जो डिस्क इसमें से काटी गई है जिसका डायमीटर आर है, यहाँ से कुछ काट लिया जिसका डायमीटर आर है, रेडियस नहीं, इस पूरी डिस्क का रेडियस आर है, अपनी उसका डिस्क का डायमीटर ही आर है, और वो टच करता है सर्कमफेरेंस को और सेंटर को, सेंटर और सर्कमफेरेंस को टच करे और आर डायमीटर की डिस्क ऐसे निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, एक डिस्क निकाल लो, उसका मास तुम्हें बताना है। ठीक है क्या यार? सेकेंड पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट में तो अगर मैं एक डिस्क काटता हूँ, यहाँ से काट ली, मान लो मैंने ये डिस्क काट दी ऊपर से, तो वो सेंटर से और ये यहाँ तक, इसकी जो रेडियस बनेगी, इसकी रेडियस ये कितनी बनेगी, रेडियस कैपिटल आर बाई 2, भाई इसका डायमीटर आर है कैपिटल आर, तो रेडियस कैपिटल आर बाई 2 बन जाएगी। अब इसका एरिया अगर मैं देखूँ, इसका एरिया स्मॉल ए से लिख लेता हूँ, स्मॉल ए इसका एरिया क्या बन जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू कैपिटल आर बाई 2 का स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो इसका एरिया 1/4 है तो मास भी 1/4 होगा, सीधे भी बता सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो इसका मास होगा वो लैम्डा इंटू एरिया के बराबर होगा, लैम्डा नहीं सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी है इसमें, तो टोटल एरिया से जितने में भी निकालना सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो टोटल मास जो आएगा वो कितना बनेगा, सिग्मा जो है एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, वो निकाला था अपन ने अभी, मास अपॉन में टोटल एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, ये सरफेस मास डेंसिटी है, इंटू छोटे से एरिया जिसका वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बाई 4, इस डिस्क का जो मास होगा। ठीक है ना, इसको हमने काट लिया और हाँ इसका हमसे मास पूछा हुआ है, इसको स्मॉल एम बोल दिया हमने, तो ये स्मॉल एम कितना बन जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएंगे और एम बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, कैपिटल एम, टोटल का 1/4। क्लियर है? इसी तरीके से तुम्हें चीज़ें करनी है। यूनिफॉर्म में तो तुम्हें यूनिटरी मेथड ही लगाने हैं एक तरीके से, है ना, चाहे तुम सिग्मा लैम्डा वाले कंसेप्ट ना भी लगाओगे तो भी हो जाएंगे, बट हाँ अप्लाई करना सीखने के लिए हम उस तरीके से कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्क है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की और उसके सेंटर से, यूनिफॉर्म डेंसिटी के तो हमने देख लिया कि वो यूनिट एरिया में सेम है, तो टोटल सरफेस मास डेंसिटी जो भी आएगी इनटू टोटल एरिया जितने में भी निकालना है उतने में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें मास आ जाएगा। यहाँ पे बोल रखा है कि सेंटर से डिस्टेंस आर पे जाऊंगा ना, तो इस आर पे ये जो छोटा सा वो बनेगा रिंग जो बनेगा, इस रिंग का जो सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा लिखो, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट आर स्क्वायर, ये जल्दबाजी में लिखा गया। तो इसका जो सिग्मा है वो सिग्मा नोट आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर है, यानी कि सरफेस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पूरे सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो उसका सरफेस मास डेंसिटी इतना है, इस आर डिस्टेंस पे जाके देखोगे हर एक पॉइंट पे उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन का मास डेंसिटी है सरफेस एरिया में। उससे आर बढ़ा दोगे तो ज़्यादा भारी, और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा भारी रिंग होती जाती है, इनकी छोटी छोटी जो रिंग्स बनेंगी
वो बाहर जैसे जैसे जाऊंगा डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो सबसे बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है सबसे भारी है, उससे अंदर का सर्कमफ्रेंस उससे हल्का, उससे अंदर का उससे हल्का, उससे अंदर का उससे हल्का, और सेंटर पे जो R0 है यहाँ पे तो बिल्कुल हल्का सा जीरो मास का पॉइंट है। ठीक है क्या? इसका टोटल मास निकालना है। तो अब हमें यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें जो डेंसिटी बदल रही है, सरफेस मास डेंसिटी, वो रेडियस के हिसाब से बदल रही है। जिस भी डायरेक्शन में चीजें वेरिएबल होती हैं उसी डायरेक्शन में जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है। तो ये जो डिस्क थी उसमें सेंटर से डिस्टेंस r पे जाने के बाद में, डिस्टेंस r पे जाने के बाद में जो है वो डेंसिटी बदल रही थी। तो मैं r पे जाकर के एक छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल नैरो एक एलिमेंट ले लूंगा, रिंग एलिमेंट। इसकी विड्थ कितनी है बेटा? r डिस्टेंस पे जाकर के ये विड्थ dr का एक एलिमेंट लिया। इस dr का ये जो एरिया बनेगा, हमने डिस्क का जो एरिया निकाला था ना, उसी तरीके से लास्ट लेक्चर में नहीं देखा तो तुम देख सकते हो। सेंटर से r पे जाकर के dr थिकनेस का एक विड्थ का अपन एक रिंग मान ली। इस रिंग को अगर मैं बाहर निकालूं, इस रिंग को मैं बाहर निकालूं, तो हमें पता है कि इसको फ्लैट बना करके इसका एरिया लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू इसकी लेंथ 2 पाई r, ये r रेडियस है और इसकी विड्थ है dr। इसको फ्लैट अगर बना दूंगा तो ये लेंथ 2 पाई r और इसकी विड्थ dr, और इसका जो एरिया dA लिखा जा सकता है वो 2 पाई इंटू स्मॉल r सर्कमफ्रेंस की लेंथ इंटू इसकी विड्थ जो है वो dr है। इससे इसका dA लिखा जा सकता है। और इस r पे जिस पोजीशन पे ये हमने छोटा सा एरिया लिया है, ये छोटे से एरिया में जो सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी, वो सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई कैपिटल R है। तो इसका जो dm बनेगा, इसका जो एलिमेंट का dm बनेगा वो बन जाएगा सिग्मा यहाँ का इंटू यहाँ का dA। यहाँ का जो सिग्मा है वो 2 पाई r इंटू dr है, सॉरी सिग्मा नहीं है ये dA है। सिग्मा यहाँ का दे रखा है सिग्मा नॉट r स्क्वायर बाई कैपिटल R इंटू dA जो बन रहा है 2 पाई स्मॉल r dr बन रहा है। dm जो बन जाएगा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन में कैपिटल R, और अंदर बन जाएगा r स्क्वायर और r की पावर 1, ये बन जाएगा r की पावर 3 dr। जीरो से कैपिटल R में इंटीग्रेट करके हर एक छोटी छोटी रिंग, यानी कि बढ़ती हुई इस रिंग का फिर इस रिंग का फिर इस रिंग का, बढ़ती हुई रेडियस की रिंग्स का हम टोटल मास छोटा छोटा मास ऐड करते जाएंगे तो टोटल मास आ जाएगा डिस्क का। जैसे उसमें एरिया में छोटे छोटे उन रिंग्स के छोटे छोटे एरिया ऐड करे थे तो टोटल एरिया आ गया था, वैसे ही। तो टोटल मास जो बनेगा 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन में कैपिटल R इंटू आर क्यूब का इंटीग्रेशन बन जाएगा r की पावर 4/4, r की पावर 4/4, और इसके लिमिट 0 से कैपिटल R रखूंगा तो 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन में कैपिटल R की 4/4 माइनस 0। अब कैपिटल R से एक पावर कट जाएगा तो ये जो टोटल मास बनेगा वो 2 पाई सिग्मा नॉट r क्यूब अपॉन में 4, और 4 से ये 2 कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। क्या मास बनेगा बेटा? ये बन जाएगा पाई सिग्मा नॉट r क्यूब अपॉन में 2, ये मास बनेगा इसका। क्लियर है क्या? जो मास हमारा बन रहा है पाई सिग्मा नॉट r क्यूब बाई 2 बन रहा है। ध्यान से देख लो, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से लेवल होता रहेगा। बट अगर जिन्होंने लास्ट लेक्चर देख रखा है ना, उनको इस तरीके से एलिमेंट लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने एक एक बिल्कुल चीज़ बेसिक से बताया कि हम इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं एलिमेंट लेना है, क्या करना है, कैसे उसको आगे सोल्व करना है। आज हम उसके भी एप्लीकेशन एक तरीके से पढ़ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी एलिमेंट सोच करके और उसका एरिया लिख करके और मास लिख रहे हैं एलिमेंट्स का, और उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगले में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की डिस्क है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r पे जो डेंसिटी लैम्डा नॉट साइन पाई स्मॉल r बाई 2r दे रखी है, जो पिछले क्वेश्चन में लैम्डा नॉट स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R थी, वो डेंसिटी का फंक्शन बदल गया है। काम वही है, काम वही है, तो काम वही करना है, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है, सेम चीज़ रिपीट करनी है। स्मॉल r पे जाकर के dr थिकनेस का एक रिंग मान लो, उस dr थिकनेस में क्योंकि थिकनेस r ज़्यादा बदलेगा नहीं, हम डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान करके सिग्मा इंटू डी करके dm लिख सकते हैं, dm को सिग्मा इंटू डी लिख सकते हैं, और ये लिख जाएगा, ये जो फंक्शन है वो बस बदल गया है, जो कि बदला है, हाँ सिग्मा लिख लो इसको, सिग्मा नॉट साइन पाई r अपॉन में 2r, तो ये बन जाएगा सिग्मा नॉट साइन पाई स्मॉल r अपॉन में 2 कैपिटल R। तो ये बन जाएगा सिग्मा की वैल्यू तो सिग्मा नॉट साइन पाई स्मॉल r अपॉन में 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू 2 पाई स्मॉल r dr, ये बन जाएगा। ठीक है, ये dm जो बनेगा, ध्यान से देखना, इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग बनेगा एज कम्पेयर टू जो अभी ऊपर करे हमने उनसे। सिग्मा 2 पाई सिग्मा नोट तो बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 पाई सिग्मा नोट बाहर आ जाएगा, और ये जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई स्मॉल r अपॉन में 2r इंटू बाहर r और dr, ये इंटीग्रेशन बनेगा।
इसका इंटीग्रेशन तुम मैथमेटिक्स में करना सीखोगे कि दो अलग अलग फंक्शन है, एक आर और एक ये साइन। इसको तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर को अगर तुम कुछ टी पुट करोगे तो वो बार भी आ जाएगा सेम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे भी आर की पावर 1 है, यहाँ पे भी। सब्स्टिट्यूट तो तब करते हैं ना जब कहीं एक फंक्शन हो, उस दूसरी जगह उसका डिफरेंशिएशन हो। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 पाई अपॉन में 2 कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन तो 1 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन में स्मॉल आर आएगा ही नहीं, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हम कर पाएंगे। इस टाइप के इंटीग्रेशन तुम मैथ्स में सीखोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान करके, और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे को ऐसे रख करके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये तरीका होता है। मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, जब तुम मैथ्स पढ़ो तभी कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। बट उस तरीके से करा जा सकता है। बट अगर हम इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर मैं बोलूँ कि इस एक्सप्रेशन में तुम स्मॉल आर स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, स्मॉल आर स्क्वायर, तब ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कि अब मैं ये जो फंक्शन है अंदर का, इस फंक्शन को अगर मैं u पुट कर देता हूँ या फिर मैं t पुट कर देता हूँ, तो मैंने मान लिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर, इसको मैंने t पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन पाई अपॉन में 2 कैपिटल आर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 इंटू आर डी आर, और राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन dt, या फिर t के रेस्पेक्ट करोगे तो लेफ्ट में dt डी आर बाई डी टी बनेगा, वो राइट, और t का 1 तो उधर जाके वो dt बन जाएगा, एक ही बात है। तो हम जो आर डी आर है, आर डी आर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और आर डी आर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल आर अपॉन में पाई इंटू डी टी, बस इतना रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर ये इंटीग्रेशन देखना, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये यहाँ पे, तो ये टोटल मास एम बन जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट, और ये बन जाएगा साइन टी, और आर इंटू डी आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन में पाई इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट बाहर की ऐसे कैसे, और साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस, और ये कैपिटल आर अपॉन में पाई बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा कांस्टेंट, और ये बन जाएगा माइनस का कोस टी, और ये कहाँ से कहाँ तक, इन टी की वैल्यू इनिशियल से टी की वैल्यू फाइनल तक। उससे पहले टी में लिमिट लगाओ, हम इसको टी को वापस से आर के फॉर्मेट में रिप्लेस करके के और स्मॉल आर की लिमिट लगा लेंगे। टी को जो हमने माना था स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर, वो रख देंगे वापस से, और आर की लिमिट लगा देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा 2 सिग्मा नोट आर, और ये बन जाएगा माइनस कोस, और अंदर बन जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर, और इसकी लिमिट 0 से कैपिटल आर तक, जो रेडियस होगी वो सेंटर पे 0 और सरकमफेरेंस पे कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट लगेगी। अब इसका जो लिखेंगे कैपिटल एम 2 सिग्मा नोट कैपिटल आर, और ये माइनस कैपिटल आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, कोस पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर माइनस कोस, और ये 0 रख दिया तो कोस 0, कोस 0 माइनस, और माइनस का ये भी तो माइनस में था, तो माइनस माइनस यहाँ पे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा m टाइम्स 2 सिग्मा नोट कैपिटल आर, और ये कोस 0 तो 1 बन जाएगा माइनस में, ये कोस पाई कैपिटल आर बाई 2। समझ में आ गई क्या बात? ये जो बनेगा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन इसका टोटल मास का एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर है चीज़ें? कुछ नहीं करना, वही रिंग एलिमेंट लेना, उसका डीएम लिखना डी एरिया में, और उसको इंटीग्रेट कर देना है जो भी फंक्शन दे रखा हो लैम्डा का उसके हिसाब से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम स्फेरिकल शेल के अंदर आ जाते हैं। शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी में थीटा से ये जो प्लेन दे रखा है, ये प्लेन जो है इसको काट दिया एक तरीके से, पूरा शेल था उसको एक प्लेन काट दिया, इस प्लेन से एंगल थीटा ऊपर जाता हूँ तो ये ऐसी डेंसिटी है, थीटा नीचे जाऊंगा तो माइनस थीटा रख दिया जाएगा उसकी डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कोस थीटा से दे रखी है। इसका टोटल मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? इसका टोटल मास कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? आ जाओ। हमने सीख रखा है कि जो सरफेस एरिया हमने निकाला था वो कैसे निकाला था, रिंग्स बना बना करके निकाला था ना, कि ये जो होलो स्फीयर है इसको छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करा जा सकता है, और वो छोटे छोटे रिंग्स के अंदर क्योंकि ये थीटा के साथ में सिग्मा बदल रहा है तो थीटा पे जा करके मैं एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेता हूँ, और उस डी थीटा के एलिमेंट का जो रिंग बनेगा ये रिंग एलिमेंट बनेगा जो अंदर की तरफ। इस रिंग एलिमेंट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं बना लूँ इस रिंग एलिमेंट को, तो ये रिंग है और यहाँ पे ये है। इस रिंग एलिमेंट में ये जो इसकी विड्थ है रिंग एलिमेंट की, क्योंकि सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी विड्थ ही लेनी पड़ेगी। ये विड्थ तो आर इंटू डी थीटा बन जाएगी, थीटा पे जा करके अगर मैं डी थीटा विड्थ का एक रिंग एलिमेंट लूंगा
तो इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस तो r इंटू डी थीटा बन जाएगी। और उसकी जो रेडियस है वर्टिकल से अगर मैं देखूं तो ये जो रेडियस बनेगी वो रेडियस इस कैपिटल R का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, कैपिटल R कोस थीटा, तो इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R कोस थीटा है। अब ये जो रिंग एलिमेंट बनी इसके सरकम इसका जो एरिया बनेगा, इसको अगर मैं फ्लैट यहाँ से काट लूँ तो ये एक ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी लेंथ तो बनेगी 2πr और विड्थ बनेगी आर डी थीटा, 2π स्मॉल r और r d थीटा लेंथ और विड्थ है। इसका जो dm बनेगा वो इसका सिग्मा इंटू डी है। सिग्मा एंगल थीटा पे जा रहे हैं हम, तो थीटा से डी थीटा ही गए तो ज़्यादा थीटा बदला नहीं, तो यूनिफॉर्म सिग्मा मान करके काम कर सकता हूँ, जो कि बन जाएगा सिग्मा नोट कोस थीटा। और इंटू डी एच क्या लिखूंगा, डी एच 2π स्मॉल r इंटू आर डी थीटा लेंथ इंटू विड्थ, और ये dm आ गया 2π सिग्मा नोट कैपिटल R बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बन रहा है बेटा, इंटीग्रेशन में बन रहा है कोस थीटा इंटू स्मॉल r इंटू डी थीटा। समझ में आ गई क्या बात। स्मॉल r को वापस से लिखा जा सकता है कैपिटल R कोस थीटा, 2π सिग्मा नोट r इंटीग्रेशन कोस थीटा इंटू कैपिटल R कोस थीटा डी थीटा, और ये dm का इंटीग्रेशन बन जाएगा जो कि टोटल मास बनेगा। और ये 2π सिग्मा नोट r भी बाहर आ जाएगा तो r इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो एंगल थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर जाऊंगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारी रिंग आ जाएंगी ये, तो ऊपर वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। उससे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे नीचे जाऊँगा तब जा करके नीचे की सारी रिंग्स कवर होंगी, तब जाकर पूरा एक स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पे -π/2 से लिमिट जो यहाँ के -π/2 से और यहाँ के +π/2 तक हमें वो लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, तब जाकर के पूरा एक स्फीयर बनेगा। तो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो इसको। किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, cos 2 थीटा में। cos 2 थीटा जो बनता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2, और इसको इंटीग्रेट कर लो, लिमिट लगा दो -π/2 से +π/2, और ये तुम्हें टोटल मास की वैल्यू दे देगा। समझ में आ गई क्या बात। इतना काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट ही आएगा अगर तुमने कैलकुलेशन करेक्ट करी है तो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मैंने बता ही रखा है, अपना डाउट ग्रुप चलता है भाई, अगर नहीं हो फिर भी तो माफियाज डाउट ग्रुप, डाउट किलर्स ग्रुप, मैं 10:30 PM पे जनरली लाइव आता हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार लेट हो जाता हूँ, है ना। तो वहाँ पे तुम, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम डाउट पोस्ट नहीं करते, तुम डाउट किसी भी समय पोस्ट कर सकते हो, मैं जब भी देखूंगा तुम आंसर कर दूंगा। अदरवाइज मैं जब लाइव आऊँ तो तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आके हम डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमने सीख रखा है, अगर नहीं भी बन रहा हो तो पिछले लेक्चर में चले जाना, या उससे पिछले लेक्चर में कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करके दिखा रखा है, वो एक्सप्रेशन रख देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो लेंदी होगा और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, तो मैं दोबारा से करवाऊंगा और वीडियो लेंदी हो उससे कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तरीका समझ में आना चाहिए बस हमें। आगे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में डेंसिटी सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, जैसे डिस्क था ना उसमें सिग्मा दे रखा था, यहाँ पे स्फीयर बनेंगे, शेल, एक शेल के ऊपर दूसरी शेल बनाते बनाते सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे जो शेल बनेगी उसके हर एक पॉइंट पे जो रो है डेंसिटी, वो रो नॉट r स्मॉल r बाई कैपिटल R दे रखी है। तो अब इसका टोटल मास कर हमें बताना है। जैसे डिस्क में हम रिंग लिया था, वैसे यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में स्मॉल r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल ले लूंगा, यही तो बना था। इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करा था, r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस की एक शेल मानी थी, उसी से तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करा था लास्ट लेक्चर में। नहीं भी आता तो बता देता हूँ, r पे जाकर dr थिकनेस की एक शेल लोगे, उस शेल के अंदर रेडियस ज़्यादा बदलेगा नहीं, रेडियस ज़्यादा बदलेगा नहीं, तो हम उसके छोटे से थिन वॉल्यूम के अंदर हम इसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म मान करके, इसका जो ये है सरफेस एरिया, तो क्या लिखा जा सकता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर तो 4πr स्क्वायर, सॉरी स्फीयर है, शेल है, इंटू उसकी थिकनेस dr, ये क्या बन जाएगा, dv बन जाएगा। तो dm जो लिखा जाएगा वो रो इंटू dv लिखा जाएगा। रो तुम्हें दे रखा है रो नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R, और dv बन जाएगा 4π स्मॉल r स्क्वायर dr। तो बस dm बन जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 4π रो नॉट अपॉन में कैपिटल R, और ये स्मॉल r क्यूब dr। इंटीग्रेट कर दो, टोटल जीरो से कैपिटल R में इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास निकल के आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 4π रो नॉट कैपिटल R, और स्मॉल r की पावर 3 का इंटीग्रेशन r की पावर कैपिटल 4 अपॉन, सॉरी कैपिटल R की पावर 4 अपॉन 4, और जीरो से नहीं, सीधा मैंने लिमिट रख दिया। तुम ऐसा करो कि स्मॉल r की पावर 3 की इंटीग्रेशन होगा स्मॉल r की पावर 4/4, और जीरो से कैपिटल R लिमिट रखोगे तो पहले तो कैपिटल R की पावर 4 -0 रखोगे तो 0, तो ये वही बन जाएगा फंक्शन
4 पाई रो नोट अपॉन में कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन में 4। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और एक आर से पावर कट के 3 बच जाएगी, तो टोटल मास जो निकल के आ जाएगा पाई रो नोट आर क्यूब के बराबर निकल के आ जाएगा। समझ में आई क्या यार? तो जो भी फंक्शन दे रखा हो तुम्हें एक सूटेबल एलिमेंट मानना है, उस सूटेबल एलिमेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसका तुम एरिया वॉल्यूम सही से लिख पाओ और उसके अंदर डेंसिटी को तुम यूनिफॉर्म मान पाओ, है ना। जो जिस डायरेक्शन में डेंसिटी वेरिएबल हो उसी डायरेक्शन में जाकर के उसका छोटे एलिमेंट का, छोटे से लेंथ का या छोटे से विड्थ का तुम्हें एलिमेंट लेना होता है, ठीक है। सिमिलर तरीके का अगला एग्जांपल है, सेम चीजें करनी है। इसमें डेंसिटी रो नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की जगह डेंसिटी तो मैं दे दी है अलग, काम वही करना है, काम इतना काम सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री सेम है ना, स्फीयर ही है और रेडियस के अलोंग ही डेंसिटी बदल रही है इसमें भी, बट डेंसिटी का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है। डेंसिटी रो नॉट आर क्यूब के हिसाब से बदल रही है इस बार, रो नॉट आर क्यूब के हिसाब से। तो यहाँ तक तो छोटा सा एलिमेंट डीवी वॉल्यूम का लेना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया इंटू डी आर, उसकी थिकनेस उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, डी एम बन जाएगा रो डी वी। और यहाँ तक तो जब तक कि हम उसका वो रख नहीं देते क्या, रो की वैल्यू रो नॉट स्मॉल आर क्यूब, तब तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद में बदलेगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 4 पाई रो नॉट बाहर आ जाएगा और ये आर की पावर 3 इंटू 2 आर की पावर 5 बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होना है बस, ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा। 4 पाई रो नॉट आर की पावर 6/6 का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर में, तो कैपिटल एम बन जाएगा 4 पाई रो नॉट और ये बन जाएगा आर की पावर 6 अपॉन में 6 माइनस 0, तो ये बन जाएगा और ये कट जाएगा इससे, ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, 2 से कट गए। तो जो टोटल मास निकल के आ जाएगा इसमें वो 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर की पावर 6 अपॉन में 3, इतना निकल के आ जाएगा। अब तो मैं इनमें ऐसा लग रहा होगा कि यार देखो ये तो कैपिटल आर की पावर 6 वगैरह पे मास डिपेंडेंट है, वो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो आर की पावर 3 में आता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रो नोट है इसकी डायमेंशन ऑलरेडी इस तरीके से एडजस्टेड है कि ये टोटल जो बनेगा वो किलोग्राम में बनेगा, डेंसिटी इंटू यानी कि मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब जैसा ही बनेगा, किलोग्राम ही बनेगा, है ना। जब डेंसिटी लिख रहे हैं रो नॉट इंटू आर क्यूब, तो डेंसिटी ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आनी थी ना टोटल, और ये मीटर का क्यूब है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब करने के लिए किलोग्राम अपॉन में मीटर की पावर 6 इसमें ऑलरेडी है रो नॉट में, वो डायमेंशन अपने आप ये कांस्टेंट क्या कर लेगा, अपने आप बैलेंस कर लेगा। तो मैं सोचने की जरूरत नहीं है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके हिसाब से तुम्हें सोल्व कर लेना है ना। चलो आगे आ जाओ। अगला पार्ट बोल रखा है कि कोन ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी का कौन है और उसको तुमने बोल रखा है कि आधा ब्रेक कर दिया, आधी हाइट से, टोटल एच हाइट का और आर बेस रेडियस का तुम्हारा कौन था उसको आधा काट दिया, तो दोनों में कितना कितना मास होगा वो बताना है। मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये कौन नीचे भी बनाया होगा मैंने, हाँ ये कौन मैं यहाँ से थोड़ा सा रेंट पे ले लेता हूँ जब तक अपने को काम करना उसमें, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसके अंदर होगा क्या, हाँ ये इसी तरीके से है। डेंसिटी यूनिफॉर्म है इस बार हमारी, टोटल एच हाइट का कौन है अपना, कौन कैसा अपना टोटल एच हाइट का कौन है, इस एच हाइट के कौन में से इसको आधा ब्रेक कर लिया अपन ने, सॉलिड कौन था, आधा ब्रेक कर दिया h/2 हाइट का। तो जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से लिखा जा सकता है क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो इसका जो डेंसिटी लिखा जाएगा टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम से लिखा जा सकता है, टोटल मास m अगर मैं मान लूँ जो कि गिवन है, और इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ये टोटल वॉल्यूम। तो इसकी जो डेंसिटी बनेगी बेटा वो बन जाएगा 3m अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसकी डेंसिटी बन जाएगी, मास डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी हम सीधा टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम करके इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब अगर हमें इसका वो निकालना है कि आधे आधे पार्ट में, इसमें एक तो आधा ऊपर की तरफ मान लो ये V1 वॉल्यूम बनेगा और ये नीचे वाला वॉल्यूम V2 बनेगा, तो अपर पार्ट में जो ऐसा बनेगा है ना, आधा हाइट है तो ये आधा ही रेडियस होगा, इसका वॉल्यूम अगर हाइट आधी हो गई है तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, क्योंकि h हाइट में r रेडियस तो h/2 हाइट में r/2 रेडियस, लीनियरली रेडियस बढ़ रही है हाइट के साथ में। तो इसका जो वॉल्यूम V1 लिखा जाएगा वो 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट h/2, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू 1/8। यानी कि जो वॉल्यूम V1 है अगर इसको टोटल वॉल्यूम V लिखा जाए, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच को,
और इसको मैं डेंसिटी को m/v ही लिख दूं, तो ये वाला वॉल्यूम हमें ज़्यादा वेरिएबल में नहीं करना, छोटे वेरिएबल में v में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर वो वॉल्यूम v था तो ये वाला वॉल्यूम कितना है बेटा, v/8 है। तो इसमें अगर मास लिखूंगा मैं इसका m1 बोल देता हूँ, तो इसके डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम v1, डेंसिटी है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम v/8 है। अगर उस बड़े का पूरे का वॉल्यूम v है तो छोटे वाले का v/8 वॉल्यूम है। समझ में आ गई बात? तो इसका मास m1 कितना आ जाएगा, m/8। तो दूसरे फ्रस्टम जो बनेगा, नीचे जो फ्रस्टम बनेगा उसका मास भी निकाल सकता हूँ। टोटल मास में से ये वाला मास माइनस कर दूंगा तो जो बचा हुआ फ्रस्टम है नीचे का आधा पार्ट, उसका मास भी निकल के आ जाएगा। कर सकता हूँ ना ऐसे? हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका मास आ जाएगा आधे पार्ट का। नीचे वाले आधे पार्ट का मास अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, m2 अगर मुझे निकालना है तो टोटल मास में से m1 माइनस कर दूंगा, यानी कि m माइनस m/8। तो जो m2 बनेगा वो 7 m/8 आ जाएगा। इतना क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि इस फ्रस्टम में मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन हो रहा है इसका, और ऊपर के फ्रस्टम में ऊपर का जो कोन बना था छोटा सा, उसमें केवल 1/8 वॉल्यूम ही था। समझ में आई क्या बात? अगर इसको वॉल्यूम लिखा जाए तो 7v/8 आ जाएगा, टोटल का 7/8 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। या फिर मैं वॉल्यूम में लिख लूँ, इसका m2 मास लिख सकता हूँ, इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम v2। अब डेंसिटी है m/v और इसका वॉल्यूम है 7v/8, तो वही बनेगा 7m/8। किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लो, बात तो वही आनी है। क्लियर है? अगला जो पार्ट है, अगला हमें दे रखा है कि जो कोन है इसका हमें मास कैलकुलेट करना है, और इसमें जो मास डेंसिटी है वो हाइट के साथ बदल रही है। और हाइट कहाँ से दे रखा है, इस वर्टेक्स से। वर्टेक्स से h हाइट नीचे आऊँगा तो यहाँ पे ये जो डिस्क बनेगी, इस डिस्क वाले इस प्लेन पे सर जो मास डेंसिटी है छोटे से वॉल्यूम में, इसमें छोटा सा वॉल्यूम जो लूँगा वहाँ पे डेंसिटी रो नॉट स्मॉल h बाई कैपिटल H गिवन है। तो टोटल कोन का मास कितना होगा? वही बात है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास निकालना है, लेकिन वॉल्यूम के साथ में जो है, हाइट के साथ में जो वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी भी बदलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइट पे h पे जा करके और डी_h थिकनेस का, हाइट h पे जा करके, ये सॉरी डेप्थ h पे जा करके, और ये जो विड्थ है ये डी_h विड्थ का मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ये जो लिखा हुआ इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये जो एलिमेंट लिया मैंने डी_h विड्थ का, ऐसे हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करा था कल इसका, सॉरी लास्ट लेक्चर में। ये जो स्मॉल r इसकी रेडियस होगी, तो इस डिस्क को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ये डिस्क है, इसकी ये विड्थ है, डेप्थ है, ये स्मॉल r इसकी रेडियस है, और इसकी विड्थ कितनी है, डी_h, स्मॉल h डी_h है इसकी थिकनेस। इसका वॉल्यूम अगर मैं लिख लूँ, और dv, इसको वॉल्यूम dv को, इसका वॉल्यूम मान लो dv है, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका डिस्क का dm निकल के आ जाएगा। इसके लिए रेडियस निकालें तो ये ट्राइंगल देखो, इस छोटे से ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जब मैं कैपिटल R मूव कर जाता हूँ यहाँ से, अगर मैं कैपिटल R आ जाता हूँ तो कैपिटल H नीचे आता हूँ, तो कैपिटल R रेडियस बनती है, तो स्मॉल h नीचे आऊँगा। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं स्मॉल h नीचे आऊँगा तो स्मॉल r कितना बनेगा, tan थीटा से इक्वल कर देंगे। स्मॉल r बाई स्मॉल h इक्वल हो जाएगा कैपिटल R बाई कैपिटल H के, तो स्मॉल r निकल के आ जाएगा स्मॉल h, हाँ कैपिटल R बाई कैपिटल H इंटू स्मॉल h, ये उसकी रेडियस निकल के आ जाएगी उस डिस्क की। अब इसका जो dv लिखा जाएगा वो dv लिखा जाएगा इसका एरिया इंटू इसकी विड्थ डी_h। एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी_h। स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल H स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर डी_h, ये इसका dv निकल के आएगा। और dm अगर इसका लिखना है एलिमेंट का, तो dm इंटू सॉरी डेंसिटी रो इंटू dv, और रो को मैं इस छोटी सी हाइट में, क्योंकि हाइट के साथ डेंसिटी बदल रही है, इस छोटी सी डी_h हाइट में मैं रो को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ h हाइट वाला, और यहाँ पे मैं टोटल मास m कैलकुलेट करूंगा। तो dm में रो की वैल्यू रख दूंगा, कितनी बेटा, रो की वैल्यू कितनी रख दूंगा, कितनी दे रखी है, रो नॉट स्मॉल h बाई कैपिटल H, रो नॉट स्मॉल h बाई कैपिटल H इंटू dv, dv कितना दे रखा, पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल H स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर डी_h। और इसको अलग अलग कर लो कॉन्स्टेंट्स को, तो रो नॉट पाई अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल H क्यूब, और ये बन जाएगा h क्यूब डी_h, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल बाहर। जीरो से कैपिटल H की हाइट में टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास m निकल के आ जाएगा, जो कि रो नॉट पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल H क्यूब, और H क्यूब का इंटीग्रेशन h की पावर 4/4, इसकी लिमिट भी जीरो से कैपिटल H ही रखनी है। तो इसमें जो टोटल मास m आएगा वो रो नॉट पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में h क्यूब, और ये बन जाएगा h की पावर 4 माइनस 0, तो h की पावर 4। अब h की पावर 4 से इसको वो कैंसिल आउट करेंगे पावर 3 को, तो h बच जाएगा और नीचे 4 बन जाएगा, और जो टोटल मास निकल के आ जाएगा बेटा वो रो नॉट पाई कैपिटल R स्क्वायर h अपॉन में
4 के फॉर्मेट में इतना निकल के आ जाएगा। समझ में आई क्या यार? तो अगर तुमने लास्ट लेक्चर करा हुआ है, सिर्फ जस्ट पिछला लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट शेप के एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करे थे, अगर वो तुमने प्रॉपर तरीके से करा हुआ है तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से जिस भी ज्योमेट्री के लिए तुम्हें दे रखा हो, उस ज्योमेट्री में किस हिसाब से डेंसिटी या बदल रहा है, उस हिसाब से उसका एलिमेंट लो और उस एलिमेंट में मास लिख करके और उसको इंटीग्रेट कर दो। यही तरीका है हमेशा। और बाकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, वो उनमें भी यही प्रोसेस रहा करेगी। ठीक है ना? बट जब तक हमें उनकी डेफिनेशन नहीं पता कि वो कैसे डिफाइंड है, हम उनको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब चैप्टर्स आएंगे जिनमें वो रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज डिफाइन होंगी, वहाँ पे उनके कैलकुलेशंस करेंगे। बट अगर ये तुम्हें आती होंगी चीज़ें तो तुम बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ पाओगे और कर पाओगे। अगर वीडियो को तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं बहुत फास्ट बोल रहा था, तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लेना। बाकी क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है साथ साथ, इसलिए मैं तेज़ बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी लिख पाऊँ। तुम्हें देखने में तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी उसको समझने में, और फिर भी अगर समझने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना वीडियो को, है ना? तो ये अल्टीमेट चीज़ है कि बेसिक मैथ्स में तुम्हें इस तरीके के फंक्शंस तुम्हें सोल्व करने आने चाहिए। इस तरीके से तुम्हें वेरिएबल्स को मान करके, एलिमेंट मान करके चीज़ें सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर इतना आता है तो तुम्हें कोई समस्या की जरूरत नहीं है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो तुम्हारे लिए वो फिजिक्स बहुत आसान एक सब्जेक्ट होने वाला है। क्लियर है? तो भाई ठीक है, आज के लेक्चर में इतना। इंटीग्रेशन तरीके से कंप्लीट ही हो गया है। जो एप्लीकेशन अभी हमें पढ़ने जरूरी थे वो हमने पढ़ लिए। बाकी आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो एप्लीकेशन हैं वो हम उसी समय समझते जाएंगे, क्योंकि उन पैरामीटर्स का, उन क्वांटिटीज़ का हमें पता नहीं है कैसे डिफाइंड है, तो उन चीज़ों को अभी कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब वो पता लग जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है, सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइंड है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसके बेसिस पे जब हम इंटीग्रेट करके वो चीज़ें लोकेशन निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, तो फिर वो आसान होंगी हमारे लिए चीज़ें। अभी के लिए इतना ही। फिर से अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 7696836922। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना यार, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो। काफ़ी मेहनत से तुम्हें चीज़ें एक एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ कि जो आगे काम आएंगे, मैं वही स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे करवाता हूँ। जो आगे काम में आने वाली वही स्पेसिफिक चीज़ें तुम्हें यहाँ पे करवाता हूँ, कि ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। और अगर आगे जब मैं दोबारा से करवाऊँ तो तुम्हारा एक रिवीजन टाइप हो जाए और तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? ये नोट्स वगैरह तुम्हें चाहिए या फिर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह के लिए तुम अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, @physicsmafia। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और माफियाज डाउट ग्रुप, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप पे 10:30 PM पे तुम्हें पता है मैं लाइव डाउट सेशन लेता हूँ, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।